नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 212। पति, आप बहुत अद्भुत हैं। आपने बहुत पैसा कमाया है। राहुल कपूर को उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इस तरह से बदल जाएंगी। राघव मल्होत्रा पूरी तरह से पीछे हट गए, लेकिन वह चावल खोए बिना चिकन चुरा रहे थे। आयोजन स्थल पर मौजूद गैर स्थानीय व्यवसायी धार्मिक आक्रोश से भरे हुए थे, खासकर वे जिन्होंने पैसे खो दिए थे। इस समय उन्होंने पूरे गेमिंग स्थल की समस्या पर सवाल उठाते हुए बड़ा शोर मचाना शुरू कर दिया था। हाईगो और आयोजन स्थल के कर्मचारियों ने मिलकर पैसा कमाया। ये सरासर धोखा है। राहुल कपूर को भी आयोजकों ने गिरफ्तार कर लिया था और यह मामला सुलझाने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। राघव मल्होत्रा ने अस्त व्यस्त स्थल को देखा, अपना बैंक कार्ड लिया और इत्मीनान से सामने वाले हॉल में चले गए। इशिता मल्होत्रा उस समय फ्री थीं। वह वेन्यू के आसपास घूमी, लेकिन राघव मल्होत्रा को नहीं देखा। वह थोड़ी हैरान थीं और अपने पति को फ़ोन करने की सोच रही थीं, लेकिन वेन्यू में बहुत शोर था, इसलिए वह वहां जाना चाहती थीं। अपने पति को छत पर बुलाओ। परिणामस्वरूप जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने पाया कि राघव मल्होत्रा रेलिंग के पास शराब पी रहा था। इशिता मल्होत्रा की आंखों में खुशी थी। वह पास आए और चिल्लाए, पतिदेव, आप अकेले बाहर क्यों आए? राघव मल्होत्रा ने हाथ में शराब का गिलास उठाया। अंदर थोड़ा शोर है, मैं थोड़ी हवा लेने बाहर आता हूँ। पत्नी, क्या तुम्हारा काम हो गया? इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया और राघव मल्होत्रा की कमर को गले लगाते हुए माफ़ी मांगी। पतिदेव, मुझे माफ़ कर दो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग मुझसे बात करने आएंगे। 1 घंटे से ज़्यादा चैट करने के बाद वहाँ बहुत सारे लोग थे। मैं अपने शरीर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकती और मुझे नहीं पता कि आज क्या हो रहा है। हाईगो की कई मशहूर महिलाएं भी मुझे ढूंढने आई थीं और उन्होंने मुझसे इसके बारे में पूछा और मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी। राघव मल्होत्रा ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि ये सब राहुल कपूर ने ही किया होगा। वो इशिता मल्होत्रा को छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता था और फिर खुद जुआ खेलने के लिए पीछे चला गया। शायद वह चाहता था कि वह पैसा खो दे, लेकिन उसने अंत में खुद के लिए एक गड्ढा खोदने और उसे दफनाने की उम्मीद नहीं की थी। इसके बजाय उसने बहुत सारा पैसा कमाया। पतिदेव, अभी आप क्या कर रहे थे? क्या आपको अपने बाल सुखाने के लिए 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए था? इशिता मल्होत्रा ने राघव मल्होत्रा की तरफ देखा और थोड़ा परेशान होकर पूछा। राघव मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, यह कैसे संभव है? पत्नी, मेरी चिंता मत करो, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर आया था। मैं थोड़ी देर के लिए चला गया था और मैं अभी वापस कार्यक्रम स्थल पर आया था, ये देखने के लिए कि आप अभी भी व्यस्त थीं, इसलिए मैं बाहर आकर आपको फिर से ढूंढना चाहता था। अच्छा, आप थोड़ी देर के लिए चले गए। आप कहाँ थे? क्या आपको इस तरह का अवसर पसंद नहीं है? इशिता मल्होत्रा एक व्यवसायी हैं और उन्हें इस तरह के दृश्यों की आदत है, लेकिन राघव मल्होत्रा को इसकी आदत नहीं होनी चाहिए और उनकी पहचान मूल रूप से नकली थी। हाँ, अन्य लोगों के साथ चैट करने के लिए कुछ भी नहीं है। यह अनुमान लगाया जाता है कि पिछले 1 घंटे में उन्हें बहुत ऊब महसूस हुई होगी। इशिता मल्होत्रा को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसे पहले ही वहां से रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए था और अपने पति को ढूंढना चाहिए था। अप्रत्याशित रूप से राघव मल्होत्रा ने इस समय कहा, यह उबाऊ नहीं है पत्नी। जब आप सिर्फ 1 घंटे से अधिक समय तक व्यस्त थी तो मैं निष्क्रिय नहीं था और मैंने पीछे जाने के बाद 8 मिलियन से अधिक कमाए। इशिता मल्होत्रा ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। 8 मिलियन से ज़्यादा कमाते हो? पतिदेव, क्या कर रहे हो? राघव मल्होत्रा ने बताया कि अभी क्या हुआ कि राहुल कपूर उन्हें पीछे गेमिंग हॉल में ले गए और यह भी बताया कि राहुल कपूर ने आखिर में क्या धोखा दिया और वह इसे गिनने जा रहे थे। ये सुनने के बाद इशिता मल्होत्रा अपनी हंसी रोक नहीं पाई और साथ ही उन्होंने थोड़े गुस्से के साथ कहा, मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि यह राहुल कपूर इतना घिनौना होगा। मुझे पता था कि ट्रांसेंडेंट ग्रुप को उनके साथ सहयोग नहीं करना चाहिए था। राघव मल्होत्रा ने अपनी पत्नी की सुरक्षात्मक दृष्टि देखी और बहुत खुश हुए, लेकिन एक बड़े आदमी के रूप में वह इतना कंजूस नहीं है। पत्नी, तुमने जो कहा वह गलत है। हमें अभी भी पैसा कमाना है। तुमने पहले राहुल कपूर के साथ सहयोग नहीं किया, लेकिन टेलीकॉम में कंपनी के पीछे उसके साथ काम किया। इसके अलावा राहुल कपूर को आज मुझसे कोई खास फायदा नहीं मिला। मुझे लगता है कि आज रात वह ठीक से सो नहीं पाया। अगर उसने अपने देश में ऐसा कुछ किया है तो आयोजक को उससे अच्छी तरह बात करनी चाहिए। बात करो। ये सुनकर इशिता मल्होत्रा को थोड़ा सहज महसूस हुआ। उसने अपना सिर उठाया और उत्सुकता से राघव मल्होत्रा की ओर देखा। पतिदेव, मुझे क्यों नहीं पता था कि आप अभी भी जुआ खेलते हैं?
और आप इतना अच्छा खेलते हैं, आपको पहले अक्सर नहीं खेलना चाहिए था, है ना? ड्रैगन किंगडम में जुआ खेलना गैरकानूनी है और इस तरह की चीजें बहुत लत लगाने वाली होती हैं, इसलिए यह अच्छी बात नहीं है। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए और बोले, मूर्ख, अगर मैं सच में मौज मस्ती करने वाला इंसान हूं, तो क्या तुम यह नहीं देख सकते कि मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ हूं? दरअसल मैंने भी ये नियम फिल्म में सीखे हैं। जहां तक मौके पर प्रदर्शन की बात है, तो जीतना पूरी तरह से आपके पति के चतुर दिमाग पर निर्भर करता है, राघव मल्होत्रा ने आत्मविश्वास से कहा। इशिता मल्होत्रा ने उनसे खुश होकर आंखें मूंद लीं और कहा, पति, मैंने पाया कि आप वाकई सब कुछ करने में सक्षम हैं। क्या ऐसा कुछ है जो आप नहीं कर सकते? अपनी खूबियों को देखिए, मैं उन्हें गिन नहीं सकती। आप मेचा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और आप एक बेहतरीन कार चलाते हैं, आपकी शूटिंग स्किल्स बेहतरीन हैं और आप बच्चों को हाथ से काम करना सिखा सकते हैं। अब आप जुए में भी इतने अच्छे हो सकते हैं। मुझे कभी नहीं पता था कि एक व्यक्ति यह सब कर सकता है। इस समय उनकी बातें वाकई पानी में बिल्कुल भी नहीं घुली हैं। इशिता मल्होत्रा का स्वभाव सीधा सादा है और वह एक बहुत अच्छी महिला भी हैं। उन्हें कभी किसी की तारीफ नहीं करनी पड़ती, लेकिन अपने पति की वह दिल से पूजा करती हैं। इशिता मल्होत्रा के विचार में राघव मल्होत्रा सर्वशक्तिमान हैं। राघव मल्होत्रा ने अपनी पत्नी की प्रशंसा सुनी और बहुत खुश हुए। ये सब निश्चित रूप से सिस्टम का श्रेय है। बेबी साइन इन सिस्टम को सक्रिय करने के बाद उससे बहुत सारे पुरस्कार मिले। सिस्टम वास्तव में शक्तिशाली है। आज रात के 21 बजे का खूबसूरत समय पूरी तरह से कल अनन्या आरव के साथ की गई गणितीय गणना के कारण संभव हुआ, जिसने डिजिटल मस्तिष्क को सक्रिय कर दिया। लेकिन उसे अपनी पत्नी को इन विवरणों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताने की जरूरत नहीं है। उसे बस अपनी पत्नी को ये बताने की जरूरत है कि वह एक सुपर शक्तिशाली आदमी है और वह निश्चित रूप से उसकी और बच्चों की अच्छी तरह से रक्षा करेगा। पत्नी, क्या अब तुम बहुत खुश और प्रसन्न महसूस कर रही हो? मेरे जैसे शक्तिशाली पति के साथ तुम और तुम्हारे बच्चे हमेशा खुशी से रहेंगे। इशिता मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए खुद को राघव मल्होत्रा की बाहों में फेंक दिया, धीरे से उनकी छाती से सटाया और कहा, मैं अब बहुत खुश हूं कि भविष्य में मेरे पास मेरा पति है और अपने पति के साथ यात्रा करना भी एक बहुत ही खुशी की बात है। अभी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन हैं। मैं कहती हूं कि आप मेरे पति हैं। वे कहते हैं कि मेरी दृष्टि वास्तव में अच्छी है और वे कहते हैं कि हम एक विशेष जोड़ी हैं। आज भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे कपड़ों के चयन की प्रशंसा की है। यह उन महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले शाम के कपड़ों से भी अधिक सुंदर है। ये सुंदर और आकर्षक है। ये पोशाक मेरे पति ने चुनी है। मेरे पति की दृष्टि वास्तव में अच्छी है। इशिता मल्होत्रा को बहुत प्यारा लगता है। जब तक वो राघव मल्होत्रा के साथ रहती है, उसे भी इस तरह चुपचाप खड़े रहने में बहुत खुशी मिलती है। रिसेप्शन रात को होना था, लेकिन राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा करीब 10 बजे वापस चले गए। पति पत्नी के मधुर समय से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अध्याय 213 राघव मल्होत्रा कुछ कुछ चाचा जैसे दिखते हैं। रात के 12 बजे होटल में राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा एक दूसरे के साथ सो चुके थे और उन्हें एक अद्भुत सपना आया। लेकिन राहुल कपूर की तरफ से वे अभी होटल से बाहर आए हैं। उसने रात की चमक बिल्कुल नहीं देखी और उसके कपड़े झुर्रीदार थे, खास तौर पर कॉलर पर। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत देर तक खींचा गया था। उसकी टाई टेढ़ी थी और उसकी सावधानी से संवारी गई हेयर स्टाइल मुर्गियों के पिंजरे में उलझी हुई थी। शाम को आयोजक द्वारा उन्हें मंच के पीछे से पकड़ लिया गया और कई स्टाफ सदस्य उन्हें मनाने के लिए आगे आए, जिससे जनता का गुस्सा शांत हो गया और जिसने जनता का गुस्सा भड़काया, उसकी स्वाभाविक रूप से आलोचना हुई। इस बार तेल आयोजक की सहायता करने में सक्षम था, लेकिन पुराने अध्यक्ष ने पर्दे के पीछे बहुत कुछ किया, लेकिन इन सब का राहुल कपूर से कोई लेना देना नहीं था। इस परेशान करने वाले दूसरी पीढ़ी के पूर्वज का सामना करते हुए आयोजक बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। आलोचनाओं का अच्छा खासा रस लेने के बाद उन्होंने मौके पर ही हाथ हिलाना शुरू कर दिया था, लेकिन सौभाग्य से असिस्टेंट ने उन्हें रोक दिया, वरना शायद राहुल कपूर इस समय चटक रंग में रंगकर बाहर आ जाते। पर अभी बात खत्म नहीं हुई है। राहुल कपूर को राहत की सांस लेने का भी समय नहीं मिला था कि वे बाहर आ गए और सहायक ने कहा, अध्यक्ष जी, अभी घर चलें। बूढ़ा अध्यक्ष जी अभी भी घर पर आपके वापस जाने का इंतजार कर रहा है। इस समय बूढ़ा आदमी उसके वापस जाने का इंतजार कर रहा था और वह क्या करने जा रहा था, ये बात वह अपने पैर की उंगलियों से भी समझ सकता था। अप्रत्याशित रूप से अभी अभी आयोजक ने मुझे डांटा और मुझे लगता है कि बाद में घर जाकर मैं परिवार के साथ भोजन करूंगा। भाड़ में जाओ, राहुल कपूर गुस्से से चिल्लाया और अपने हाथ में पकड़े फोन को जमीन पर पटक दिया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गया। ये राघव मल्होत्रा तो सचमुच घृणित है। अध्यक्ष महोदय, नाराज मत होइए। चलो जल्दी से वापस चलते हैं। अभी बहुत जल्दी नहीं है।
अध्यक्ष महोदय बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और मुझे डर है कि मैं और भी ज्यादा नाराज हो जाऊंगा। मेरे लिए चुप रहो, ठीक है? तुम कल से मेरे कान में फुसफुसा रहे हो। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें मेरे साथ काम करने में मदद करने के लिए पैसे दिए हैं, न कि बूढ़े आदमी को देखने के लिए। मेरे पीछे आओ। सहायक को आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। राहुल कपूर ने गुस्से से पैर पटकते हुए कहा, ये साला राघव मल्होत्रा, मुझे इसकी परवाह नहीं कि यह कहाँ से आया है, लेकिन इस बार मैं इसके लियांगजी से ही संतुष्ट हूँ। आज रात मैं बदकिस्मत हूँ, लेकिन कल रात की नीलामी में मैं उसे उसकी इच्छा पूरी नहीं करने दे सकता। तुम जाओ और मेरे लिए कंपनी के सभी फंड तैयार करो, साथ ही मेरे व्यक्तिगत खाते में जो भी पैसा है वह मुझे दे दो। चलो, मुझे परवाह नहीं है कि राघव मल्होत्रा को कल शूटिंग के लिए क्या चाहिए, मैं उसे बिल्कुल नहीं लेने दे सकता। यह अध्यक्ष महोदय, क्या आप इस मामले में अध्यक्ष से निर्देश मांगना चाहते हैं? आप अपनी इच्छानुसार अपने धन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कंपनी की कार्यशील पूंजी कंपनी के संचालन से संबंधित एक प्रमुख घटना है। यदि आप इस धन का उपयोग करना चाहते हैं तो क्या आपको इसका उपयोग करना होगा? अध्यक्ष से निर्देश मांगें। क्या तुम भूल गए जो मैंने तुम्हें अभी बताया था? मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे हो। अगर तुम यह नहीं देखना चाहते हो तो बस मेरा सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ और देखो कि बूढ़ा आदमी मुझे छोड़कर चला जाता है या नहीं। मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दूंगा। राहुल कपूर अब पूरी तरह गुस्से में आ गए। उन्होंने जोर से दांत पीसते हुए मन ही मन सोचा, इस बार राघव मल्होत्रा को खुश करना नामुमकिन है। अपना आपा खोने के बाद राहुल कपूर कार में सवार होकर रातों रात ट्रेनिंग के लिए पुराने घर की ओर निकल पड़े। उनकी गाड़ी होटल से बाहर निकली और अचानक वापस बाहर आ गई। लोगों का एक समूह एक बूढ़े आदमी के सामने चला गया और एक जवान आदमी उसके बगल में खड़ा था। उसके हाथ को सहारा दो। दूसरे दादाजी, देर हो रही है, क्या हमें आराम करने के लिए होटल में वापस जाना चाहिए? युवक ने कहा। दूसरे दादाजी कहे जाने वाले बुजुर्ग ने ज्यूचेन द्वारा छोड़ी जा रही काली कार को देखा और अचानक पीछे मुड़कर कहा, जियो जे, मैंने अभी अभी बहुत स्पष्ट रूप से देखा। क्या राहुल कपूर के साथ पोकर टेबल पर दिखाई देने वाला आदमी उसके साथ था? क्या तुम्हारे चाचा भी ऐसे ही दिखते हैं? युवक ने गंभीरता से इसे याद किया, सिर हिलाया और कहा, हाँ दूसरे दादाजी, हालांकि मैंने खुद चाचा को नहीं देखा है, फिर भी चाचा की कुछ तस्वीरें हैं जब वे युवा थे। अभी जो युवक दिख रहा है वह वास्तव में चाचा जैसा दिखता है। बहुत मिलता जुलता है, लेकिन चाचा को गए इतने साल हो गए हैं और अब मुझे नहीं पता कि मैं मर चुका हूँ या जिंदा हूँ। ये दोनों नई दिल्ली के सुपरिवार के सदस्य हैं। वे पहले सामने वाले हॉल में थे, लेकिन बाद में जो हुआ उसके बारे में सुनने के बाद वे मजा देखने चले गए। परिणामस्वरूप जब मैं निगरानी कैमरे पर नजर डाल रहा था तो मैंने देखा कि राघव मल्होत्रा राहुल कपूर के सामने बैठे हैं। बूढ़ा आदमी तुरंत अचंभित रह गया और उसके बगल में बैठे युवक ने भी गहरी सांस ली। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और ऐसा लगा कि वे समझ गए थे कि दूसरा क्या कहना चाह रहा है। वे तब तक वहां से नहीं गए जब तक यह मामला खत्म नहीं हो गया और राहुल कपूर के साथ बाहर आ गए। बूढ़े ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि किसी को भेजकर उस युवक की जानकारी ले लीजिए। अब कोई खबर है क्या? करण मल्होत्रा ने सिर हिलाया। हाँ, मिल गया, लेकिन शायद कोई ऐसी जानकारी न हो जो दूसरे अंकल जानना चाहते हों। इस युवक की जानकारी बहुत रहस्यमयी है। अधिकारी कहते हैं कि वह नई दिल्ली में रहने वाले सुपरिवार से है, लेकिन वह हमारे साथ नहीं आया। हाँ, मैंने किसी से लॉन कंट्री जाकर जांच करने को कहा तो पता चला कि उसे राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय ने भेजा था और यह जानकारी भी जाली होगी, शायद यहाँ उसकी पहचान आसान बनाने के लिए। सुपरिवार, क्या वास्तव में इस दुनिया में ऐसा कोई संयोग है? जियो जे, अगर तुम्हारे चाचा अभी भी यहाँ हैं तो उन्होंने एक पत्नी से शादी की और तब उनका एक बेटा था और उनका बेटा अब बस इतना ही बड़ा होना चाहिए, है ना? बूढ़े आदमी ने कहा। करण मल्होत्रा को जवाब देना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, दूसरे दादाजी, सुपरिवार इस बारे में पता नहीं लगा सकता है श्री मल्होत्रा। मुझे पता है कि आप चाचा को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन पूछें कि क्या श्री मल्होत्रा चाचा के बच्चे हैं? जरूरी नहीं, मुझे डर है कि हमें ड्रैगन किंगडम लौटने तक इंतजार करना होगा और फिर हम व्यक्तिगत रूप से इसकी जांच करेंगे। दूसरे दादा ने सिर हिलाया और आह भरी। जियो जे, तुम वास्तव में एक बच्चे के रूप में अधिक से अधिक समझदार हो रहे हो और तुम्हारे शब्द बहुत मापा हुआ हैं। तुम सही हो, तुम्हारे चाचा इतने सालों से लापता हैं। हम सिर्फ समानता पर भरोसा नहीं कर सकते, लापरवाही से काम करना। लेकिन अगर अभी जो युवक है वह वाकई तुम्हारे चाचा का बेटा है तो वह बहुत अच्छा युवक होगा। मैंने अभी अभी मॉनिटर पर उसका प्रदर्शन देखा, उसमें वाकई हमारे सुपरिवार की शैली है। दूसरे दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। करण मल्होत्रा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे दादाजी, अगर वह वास्तव में चचेरे भाई हैं
तो हमारे सुपरिवार में एक और युवा प्रतिभा होगी टिल्डा। हाँ, जब तुम्हारे चाचा नई दिल्ली में थे तो वे सबसे अच्छे लोगों में से एक थे। अगर उनका कोई बेटा होता तो वह निश्चित रूप से इस युवा व्यक्ति जितना ही अच्छा होता। चलो चलो आज वापस चलते हैं। हमें कल रात नीलामी में श्री मल्होत्रा को देखना चाहिए। चलो उस समय व्यक्तिगत रूप से देखते हैं, शायद हम करीब से देख सकें। करण मल्होत्रा ने सिर हिलाया और वृद्ध व्यक्ति को एक लग्जरी कार में बैठाने में मदद की। काली कार तेजी से रात में गायब हो गई। अध्याय 214 समुद्र तट पर शादी की फोटो लेने अगली सुबह राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा 7 बजे उठ गए। कल रात वे जल्दी सो गए थे और आज जब उनकी आंख खुली तो वे ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहे थे। नीलामी शाम को ही शुरू होगी। इशिता मल्होत्रा की इस व्यापारिक यात्रा का उद्देश्य कल रात ही पूरा हो गया। उन्होंने कई विदेशी कंपनियों के संपर्क सूत्र छोड़े हैं। जहां तक सहयोग की बात है, मैं वापस जाने पर इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। आज रात की नीलामी के लिए इशिता मल्होत्रा ने इसमें भाग लेने के विचार पर ध्यान केंद्रित किया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने पति के साथ वहां जाएं। दिन में तो ठीक है, इशिता मल्होत्रा ने खेलने के लिए समुद्र तट पर जाने का प्रस्ताव रखा है और साथ ही फोटोग्राफी के लिए भी समय तय किया है। पतिदेव, हम दोनों की शादी की तारीख में अभी 10 दिन से ज्यादा का समय बाकी है और शादी की तस्वीरें अभी तक नहीं ली गई हैं। हालांकि घरेलू शादी की तस्वीरें सिर्फ एक हफ्ते पहले ही ली जा सकती हैं, लेकिन हमारे लिए विदेश जाना दुर्लभ है और यह समुद्र के किनारे ही होता है। आप कुछ बाहरी दृश्य ले सकते हैं और उन्हें इंटरनेट पर खींची गई तस्वीरें पोस्ट करने दे सकते हैं और उन्हें धोने के लिए किसी घरेलू स्टूडियो में जा सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी पत्नी का विचार सुनकर राघव मल्होत्रा ने तुरंत सिर हिला दिया। बेशक आप ऐसा कर सकती हैं पत्नी, आप अधिक विचारशील हैं। हमने जल्दबाजी में शादी कर ली। मैं हाल ही में अपने काम में बहुत व्यस्त रहा हूं और शादी की तस्वीरें बार बार टलती रही हैं। मैंने शुरू में सोचा था कि हम पहले शादी की एक तस्वीर लेंगे और हनीमून पर जाने से पहले शादी खत्म होने तक इंतजार करेंगे। आप जब भी शादी में हो कुछ अतिरिक्त तस्वीरें लेना जारी रख सकते हैं। लेकिन अब मेरी पत्नी ने यह विचार निकाला है। मुझे लगता है कि यह मेरी पत्नी के लिए बेहतर है। अब जब मैंने बाहरी तस्वीरें ले ली हैं तो मैं उन्हें उस समय हमारी शादी में लगा सकता हूं। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया और तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और बोली, पतिदेव, अभी असिस्टेंट सक्सेना को फोन करके इस मामले को व्यवस्थित करने को कहो। चलो नाश्ता करते हैं और जाने से पहले थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। अपनी पत्नी का उत्साह देखकर राघव मल्होत्रा ने हाथ उठाकर उसके बालों को धीरे से छुआ। पत्नी, इससे तुम्हें कुछ गलत तो नहीं लगेगा? हम यहाँ एक बिजनेस ट्रिप पर हैं और तुम आज रात नीलामी में मेरे साथ चलोगी। अब सिर्फ एक दिन का समय है। मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से खेलना चाहिए था और अब मुझे शादी की फोटो भी संभालनी है। इशिता मल्होत्रा शान से मुस्कुराए और उसके दांत सफेद चमक उठे। पति, मैं कैसे गलत महसूस कर सकती हूँ? इसके अलावा चलो समुद्र तट पर शादी की तस्वीरें लेने और साथ खेलने चलते हैं। जब तक हम अपने पति के साथ हैं, चाहे मैं कुछ भी करूँ, मुझे बहुत खुशी होगी। राघव मल्होत्रा ने अपनी पत्नी की ओर देखा और अपने आप को रोक न सका। उसने अपनी बाहें फैलाकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। पत्नी, तुम इतनी विचारशील हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। जब इशिता मल्होत्रा ने ये सुना तो उनका दिल बहुत खुश हुआ। दोनों के नाश्ता करने के बाद फोटोग्राफर और स्टाइलिस्ट झांकते भी वहां पहुंचे। स्टाइलिस्ट अभी भी वही कल वाली थी जिसे इशिता मल्होत्रा ने अनुरोध किया था। कल स्टाइलिस्ट ने इशिता मल्होत्रा के लिए छवि डिजाइन की। हालांकि यह रिसेप्शन में बेकार था, लेकिन मेरे पति ने अभी भी इसे देखा और मेरे पति को यह बहुत पसंद आया। व्यवहारिक कार्यों के साथ अपना प्यार दिखा रहा है। तो आज शादी की तस्वीरें लेने के लिए इतना महत्वपूर्ण क्षण है। निश्चित रूप से इशिता मल्होत्रा को एक पसंदीदा स्टाइलिस्ट ढूंढना होगा। राघव मल्होत्रा ने एक नज़र में ही पहचान लिया कि यह स्टाइलिस्ट कल वाला ही था। वो बड़े संतोष के साथ मुस्कुराया और व्यक्तिगत रूप से स्टाइलिस्ट से कहा, मुझे आज आपको परेशान करने के लिए खेद है। यह मेरी और मेरी पत्नी की शादी की तस्वीर है। जब समय आएगा तो शायद हमारी शादी को जूम इन करना पड़ेगा और आप फ्री प्ले देख रहे हैं। इस महिला स्टाइलिस्ट की क्षमता निर्विवाद है, लेकिन उनकी शैली कुछ हद तक बोल्ड है। तो राघव मल्होत्रा ने फिर भी याद दिलाया। आखिरकार ये सबको दिखाने के लिए एक शादी की तस्वीर थी। राघव मल्होत्रा नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी बहुत अधिक आकर्षक दिखे। कल तक उसकी पत्नी जितनी आकर्षक थी, उसे केवल वह ही बंद दरवाजे के पीछे देख सकता है और वह नहीं चाहता कि कोई और उसे देखे। महिला स्टाइलिस्ट समझ गई और उसने तुरंत राघव मल्होत्रा को ओके इशारा दिया। मैं समझती हूँ मिस्टर मल्होत्रा, चिंता मत कीजिए। विशेष सहायक रेखा ने हाईगो में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी टीम की भर्ती की। वे सभी महिलाएं थीं। वे आमतौर पर मशहूर हस्तियों के लिए पोस्टर और पत्रिका कवर शूट करने के लिए जिम्मेदार थीं। यह उनकी पहली शादी की फोटोग्राफी थी।
बेशक ऐसा इसलिए भी है क्योंकि राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने उन्हें इतना पैसा दिया कि वे आने को तैयार हो गए। पेशेवर टीम ज़्यादा पेशेवर है। महिला स्टाइलिस्ट ने राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा के लिए लुक डिज़ाइन करने के बाद लोगों का एक समूह समुद्र तट पर गया। हाईगो का दृश्य बहुत अच्छा है। समुद्र के किनारे कुछ इमारतें हैं जो सभी एकीकृत शैली वाले रंगीन घर हैं। वे संभवतः एकीकृत तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। कई रंग हैं लेकिन गड़बड़ नहीं है। इस पृष्ठभूमि से मेल खाते हुए इशिता मल्होत्रा और राघव मल्होत्रा की वेशभूषा भी खास है। इशिता मल्होत्रा के शरीर पर शादी की पोशाक बहुत ही अनोखी है। ऊपरी शरीर एक पारंपरिक शादी की पोशाक डिजाइन है और निचला शरीर एक ढाल इंद्रधनुष पोशाक है जो इसके पीछे की इमारतों को प्रतिध्वनित करता है। उसके चेहरे पर मेकअप भी अच्छी तरह से मेल खाता है। एक नाजुक इंद्रधनुष बनाने के लिए आई शैडो का भी इस्तेमाल किया। राघव मल्होत्रा ने सफ़ेद सूट पहना हुआ था। उन्होंने मेकअप नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ अपनी भौहों को थोड़ा सा छोटा किया था और पूरे चेहरे की विशेषताएं अधिक त्रिआयामी और सुंदर दिख रही थीं। वे दोनों एक साथ खड़े थे और ये दृश्य किसी पेंटिंग की तरह सुंदर था। यहाँ तक कि फोटोग्राफर भी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। आप दोनों की तस्वीरें वाकई बहुत अच्छी हैं। इस फोटो के लिए चुने जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं इसे पोस्ट प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर पाऊंगा। कोई भी कैप्चर इतना स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण है। आप दोनों वास्तव में उत्कृष्ट हैं। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और वहां मौजूद फोटोग्राफर ने तुरंत इस दृश्य को कैद कर लिया और उन्हें ये दृश्य और भी ज़्यादा पसंद आया। पूरी शादी की फोटोशूट प्रक्रिया बहुत सहज थी क्योंकि राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा एक साथ खड़े थे। खुशी और सहजता की भावना सहज रूप से पैदा हुई थी। इसके अलावा वे दोनों बहुत अच्छे दिखते हैं और उनकी उपस्थिति भी 100 अंक है। कैमरे के नीचे प्रस्तुत की गई स्थिति एकदम सही है। फोटोग्राफर और पोस्ट प्रोडक्शन से जुड़े लोग बहुत खुश थे तथा मौके पर मौजूद क्रू को लगा कि यह काफ़ी आरामदायक शूट था क्योंकि राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा बहुत प्यारे लग रहे थे और उनकी मुस्कान दिल से आती थी। एक दूसरे को देखते समय सभी तरह के अंतरंग इशारे उनके कहे अनुसार ही होते थे और उन्हें ज़्यादा हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैंने शुरू में सोचा था कि मैं पूरी सुबह तस्वीरें खींचूंगा, लेकिन यह 1 घंटे में ख़त्म हो गया। अब सुबह के सिर्फ 10 बजे हैं और फोटोग्राफर ने सीधे कहा कि मैं एक और सेट ले सकता हूं। मूल रूप से राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने आज फोटोग्राफर के साथ चर्चा की। उन्हें 2 सेट शूट करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि यह थोड़ा छोटा है, लेकिन जब वे चीन लौटेंगे तो वे अधिक बना सकते हैं। लेकिन अब जब शूटिंग इतनी सुचारू है तो अनुमान है कि हम कुछ और सेट शूट कर सकते हैं। आराम करने के लिए कपड़े बदलते समय राघव मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा से पूछा, पत्नी, क्या आप थक गई हैं? अगर आप बहुत थक गई हैं तो आज हम मूल योजना के अनुसार 2 सेट शूट करेंगे और दोपहर के बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए वापस चले जाएंगे। इशिता मल्होत्रा ने उत्साह से सिर हिलाया। थकी नहीं पतिदेव, मुझे लगता है कि शादी की तस्वीरें लेना बहुत खुशी की बात है। मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती। यहाँ बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं, चलो कुछ और सेट लेते हैं। राघव मल्होत्रा ने उसकी ओर स्नेह भरी नजरों से देखा, सिर हिलाया और कहा, ठीक है। अध्याय 215 अनन्या आरव का कॉल। दूसरा सेट बीच पर लिया गया था। राघव मल्होत्रा ने शॉर्ट ट्राउजर के साथ सूट पहना था। इशिता मल्होत्रा की शादी की पोशाक भी टूटू स्कर्ट थी जो सिर्फ घुटनों से ऊपर तक पहुंचती थी। पैरों में छोटे सफ़ेद जूते और बालों में कंघी, 2 चोटियां। यह उनकी शाही बहन की सामान्य छवि को पूरी तरह से बदल देता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इस तरह के मेल के साथ ठंडे चेहरे की विशेषताएं एक पल में प्यारी लगने लगती हैं। राघव मल्होत्रा को लगा कि उसकी पत्नी अब कुछ साल छोटी हो गई है और वह 17 या 18 साल की छोटी सी लोली बन गई है। पूरा शरीर एक लड़की की मासूमियत और रोमांस को दर्शाता है। वहां पर मशीन अभी भी डीबग की जा रही है। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा रिक्लाइनिंग कुर्सियों पर आराम कर रहे हैं। असिस्टेंट सक्सेना ने उनके लिए 2 ताजे आइस्ड नारियल खरीदे जिन पर रंगीन हैबिट लगी हुई थी और एक खिलौना छाता। ये वास्तव में समुद्र के किनारे छुट्टी मनाने जैसा लगता है। राघव मल्होत्रा का मोबाइल अचानक बज उठा। उसने फ़ोन निकाला और देखा तो अनन्या और आरव का वीडियो कॉल था। अच्छा, क्या दोनों छोटे बच्चे इतनी जल्दी स्कूल छोड़ रहे हैं? इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ये लगभग हो गया है। चीन और यहाँ के बीच 2 घंटे का समय अंतर है, इसलिए उन्हें अब दोपहर के भोजन के लिए घर चले जाना चाहिए था। राघव मल्होत्रा ने वीडियो कनेक्ट किया और अनन्या ने एक ही नज़र में सुपर हैंडसम पिता को देख लिया। राघव मल्होत्रा ने सिर पर एक छोटी सी टोपी पहन रखी है जो सामान्य से काफ़ी अलग दिखती है। वाह बाबा, बाहर खेल रहे हो? आज इतने अच्छे क्यों लग रहे हो? बेटी के मुंह में मानो शहद लगा हुआ था और शब्दों ने राघव मल्होत्रा के बूढ़े पिता के दिल को मीठा कर दिया। हाँ,
पापा अभी समुद्र तट पर हैं, राघव मल्होत्रा ने अपनी बेटी से कहा। अनन्या ने राघव मल्होत्रा के बगल में एक खूबसूरत आवाज चमकती देखी और बड़ी काली और सफ़ेद आंखें तुरंत थोड़ी बड़ी हो गईं। बाबा, आप, क्या बात है अनन्या? बाबा, क्या तुमने बाहर कुछ बुरा किया? तुम माँ के साथ क्यों नहीं रहे, बल्कि दूसरी खूबसूरत बहनों के साथ क्यों रहे? राघव मल्होत्रा वीडियो में बेटी को हैरान होकर देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद लोगों के पास बाबा की बात सुनने का समय नहीं था और उन्होंने जल्दी से अपने भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे जल्दी से दे दो। मामा ने फ़ोन करके पूछा कि मामा कहाँ हैं और वह बाबा के साथ क्यों नहीं हैं। वह पहले से ही अन्य खूबसूरत बहनों के साथ हैं। छोटा लड़का इतनी जोर से चिल्लाया कि वे रसोई में शालिनी शर्मा और अजय शर्मा के पास से गुजरे। बूढ़े दंपति ने जब ये सुना तो वे मन ही मन बुरी तरह चिल्लाए और तेजी से बाहर भागे। लेकिन मुझे डर था कि यह गलतफहमी थी, इसलिए मैंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। इसलिए मैं केवल अनन्या से पूछ सका, अनन्या क्या हो रहा है, क्या हुआ, तुम फ़ोन पर क्यों चिल्ला रही हो? अनन्या जल्दी जल्दी रोने ही वाली थी। दादाजी और दादी जी, मम्मा चली गईं, बाबा बहुत सुंदर बहन के साथ हैं। शालिनी शर्मा और अजय शर्मा ने एक दूसरे की ओर देखा। अजय शर्मा ने मौके पर ही मुंह सिकोड़ लिया। दामाद अपनी बेटी के साथ नहीं है और उसके साथ एक और महिला है, ये ठीक है? शालिनी शर्मा ने झट से उसे खींच लिया और फुसफुसाते हुए बोली, अजय शर्मा चिंता मत करो, बच्चा क्या समझेगा, हमारा दामाद ऐसा इंसान नहीं है। अजय शर्मा थोड़ा शांत हुए, सिर हिलाया और कहा, ये सही है, शियाओसु इतनी बच्ची नहीं है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? अनन्या, तुम जाकर देखो। आरव ने अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी मां का नंबर मिलाया और अपनी बहन से संपर्क किया, लेकिन अब स्क्रीन पर केवल राघव मल्होत्रा ही था। मां का फ़ोन अभी तक नहीं उठा। वाह, झगड़ा तो नहीं हो जाएगा? राघव मल्होत्रा ने चिल्लाती बेटी और घबराए हुए बेटे को देखा और असहाय होकर मुस्कुराए, अनन्या तुमने गलत पढ़ा। अनन्या, तुमने सही पढ़ा, बाबा के बगल में एक बहुत सुंदर बहन है और अनन्या ने उसे देख लिया है। अनन्या दुखी होकर चिल्लाए। राघव मल्होत्रा मुस्कुराए और अपने बगल में बैठी इशिता मल्होत्रा की तरफ देखा। उनकी पत्नी भी मुस्कुरा रही थी और थोड़ा शर्मा गई थीं। अप्रत्याशित रूप से उसकी छवि में उसकी बेटी भी उसे नहीं पहचान पाए और उसने उसे अपने पिता के बगल में एक सुंदर बहन के रूप में माना। हा, ये बहुत दिलचस्प है। पत्नी, अपने पास हंसना बंद करो, आओ और अपनी बेटी और बेटे को देखो, दोनों छोटे बच्चे रोने वाले हैं। राघव मल्होत्रा ने अपनी बात खत्म करने के बाद वीडियो में अपने बेटे और बेटी की तरफ देखते हुए कहा, अनन्या, आरव, मेरे पापा के बगल में जो खूबसूरत बहन थी वो तुम्हारी मम्मी है। आज मैं और मेरी मम्मी यहाँ शादी की तस्वीरें ले रहे हैं, इसलिए मेरी मम्मी ने कपड़े बदल लिए। मेकअप करने और अलग अलग कपड़े पहनने के बाद क्या अनन्या ने अभी पहचाना नहीं? अनन्या ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। हालांकि उसने अपने दिल में खुद से कहा था कि उसके पिता उससे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन उसने अपने दिल में खूबसूरत बहन और मां की छवि को देखा। वास्तव में इसे भ्रमित करने का कोई तरीका नहीं है, बहुत बड़ा भी। शालिनी शर्मा और अजय शर्मा पीछे से कान लगाकर सुन रहे थे। राघव मल्होत्रा की बात सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति ने राहत की सांस ली और आत्मविश्वास के साथ दोनों नन्हे बच्चों के पीछे चले गए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी बेटी और दामाद शादी की तस्वीरें कैसे लेते हैं, इशिता मल्होत्रा फोन के दूसरी तरफ छिपकर शर्माते हुए बोली, मुझे नहीं चाहिए पतिदेव। अनन्या, आरव, यह मम्मी है, मम्मी और पापा साथ में हैं। अभी जो खूबसूरत बहन मैंने देखी वो कोई और नहीं बल्कि मम्मी ही हैं, लेकिन मम्मी अभी शादी की फ़ोटो लेने जा रही हैं। ये कहते हुए उसने राघव मल्होत्रा का हाथ हटा दिया जिसे वह अपनी ओर मोड़ने वाला था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, पतिदेव, मैं नहीं चाहती कि अनन्या, आरव और मेरे माता पिता ये देखें। ये बहुत अजीब है। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्नी, हमारे दो बच्चों और माता पिता के सामने तुम इतनी शर्मीली क्यों हो? और मुझे लगता है कि तुमने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, तुम एक सुंदर बहन की तरह लग रही हो। अनन्या ने कहा, ये सही है, और जब हम वापस जाएंगे तो ये तस्वीरें हमारी शादी में लगाई जाएंगी। वे इसे जल्द या बाद में देखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अभी वीडियो शुरू करते हैं। फोन के दूसरी तरफ शालिनी शर्मा ने जब ये शब्द सुने तो और भी उत्सुक हो गई और बाद में बोली, बिंगक्सू, क्या तुम बिजनेस ट्रिप पर नहीं हो? अचानक तुम्हें शादी की फ़ोटो लेने का ख्याल क्यों आया? शादी की फ़ोटो जैसी महत्वपूर्ण चीज़ तुम्हारे पास क्यों है? इसे माँ और पिताजी से मत छिपाओ। क्या माँ और पिताजी नहीं जानते कि तुम कैसी दिखती हो? माँ को देखने दो और देखो कि मेरी बेटी शादी का जोड़ा पहनने पर कैसी दिखती है। पत्नी अभी भी थोड़ी शर्मिंदा थी, लेकिन राघव मल्होत्रा ने उसे मजबूर नहीं किया और मुस्कुराते हुए अपनी सास से कहा, माँ, हमने आज सुबह अस्थायी आधार पर यहाँ शादी की तस्वीरें लेने का भी फैसला किया है। ऐसा होता है कि यहाँ समुद्र है,
और दृश्य खराब नहीं है, इसलिए मैं पहले यहाँ बाहरी दृश्यों के 2 सेट शूट करना चाहता हूँ और फिर जब मैं वापस जाऊँगा तो मैं अन्य सेट शूट करूँगा। बस इतना ही टिल्ड, ये भी बहुत बढ़िया है अगर समय बहुत जल्दी हो। बिंगक्सु, शर्मिंदा मत हो, तुम और मैं तुम्हें और अनन्या आरव को देखना चाहते हैं। टिल्ड अध्याय 216 माँ और पिताजी हमारे बिना शादी की तस्वीरें लेते हैं। आउचर कोई उसका इंतजार कर रहा था। इशिता मल्होत्रा ने अपने दांतों को काट लिया, अपने छोटे हाथ से अपनी मुट्ठी को दबा लिया और अपना सिर राघव मल्होत्रा की तरफ रख दिया और दोनों एक साथ वीडियो में दिखाई दिए। अनन्या पहली बार आश्चर्य से चिल्लाए, हाँ टिल्ड, ये सचमुच माँ है। टिल्ड, वाह टिल्ड, माँ ने कभी इस तरह कपड़े नहीं पहने हैं। उसने 2 चोटियां भी कंघी की हैं। टिल्ड ही माँ एक खूबसूरत बड़ी बहन की तरह लग रही हैं। टिल्ड, ये पहली बार था जब शालिनी शर्मा ने अपनी बेटी को वयस्क होने पर इस तरह से तैयार होते देखा था। उसकी आंखें उत्साह से लाल थीं और उसने अजय शर्मा का हाथ पकड़ते हुए कहा, बहुत समय हो गया जब मैंने अपनी बेटी को इस तरह से तैयार होते देखा था। मुझे याद है जब मैं बच्ची थी, वह सिर्फ कुछ साल की है और मैंने भी उसकी 2 चोटियां इसी तरह से कंघी की थीं और अब वह बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी वह बचपन में दिखती थी। टिल्ड, चेहरे पर मुस्कान के साथ अजय शर्मा ने स्क्रीन पर अपनी बेटी और दामाद को देखा और खुशी से कहा, जियोसु, बिंगक्सु, आप दोनों आज अच्छे लग रहे हैं और आपके द्वारा ली गई शादी की तस्वीरें सुंदर होनी चाहिए। माँ बहुत सुंदर है। टिल्ड भैया, क्या आप इसे उतार देंगे? आरव एकदम से दंग रह गया। अपनी बहन की बातें सुनकर उसने असमंजस में सिर उठाया, अरे इसे कैसे उतारोगे? शालिनी शर्मा ने कहा, अनन्या शायद ये फोटो सहेजना चाहती है ना? दादी जानती हैं कि इसे कैसे प्राप्त करना है, इसलिए अपना फ़ोन लाओ और दादी तुम्हें सिखा देंगी। फ़ोन के दूसरी तरफ वह अपने बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना सिखाने में व्यस्त थी, लेकिन यहाँ इशिता मल्होत्रा शर्मिंदा थी और उसने राघव मल्होत्रा के हाथ पकड़ लिए। इशिता मल्होत्रा को ये लुक काफ़ी पसंद आया, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि शादी की तस्वीरें सामने आने से पहले ही वह अपने माता पिता और 2 बच्चों से घिरी हुई थीं, जिससे उन्हें अब 10 पॉइंट शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अनन्या ने स्क्रीनशॉट लिया और संतुष्टि से मुस्कुराए, माँ बहुत खूबसूरत है। टिल्ड, पर बाबा माँ, आप चुपके से तस्वीरें लेने क्यों जाते हो? आप अनन्या और आरव को साथ नहीं लाते? क्या हमारा परिवार साथ में तस्वीरें नहीं खिंचवाएगा? टिल्ड, मैं शुरू में ही पारिवारिक फोटो लेने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत हो गया था। टिल्ड, छोटी लड़की ने गुस्से से मुंह बनाया और उसका छोटा सा चेहरा तुरंत और अधिक प्यारा हो गया। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा दोनों हंस पड़े। राघव मल्होत्रा ने कहा, शूट टिल्ड, जब हम देश लौटेंगे तो हम एक परिवार के रूप में एक साथ तस्वीरें लेने जाएंगे, एक पारिवारिक फोटो लेंगे और अपने दादा दादी, नाना नानी और नाना नानी को एक साथ बुलाएंगे। क्या तस्वीरें लेना ठीक है? ठीक है टिल्ड बाबा, इस बार आपको हमसे वादा करना होगा कि आप हमें तस्वीरें खिंचवाने जरूर ले जाएंगे। मैं भी अपनी माँ की तरह सुंदर कपड़े पहनना चाहती हूँ और अपने चेहरे पर एक छोटा सा लाल फूल बनाना चाहती हूँ। टिल्ड, अनन्या लालसा से भरी हुई थी, बात करते हुए। ठीक है टिल्ड, पिताजी आपसे वादा करते हैं। बाबा मामा, आप वीडियो कहीं और लगाओ और हमें दिखाओ कि आप विदेश में मौज मस्ती कर रहे हैं या नहीं। मैं और मेरा भाई भी आपके साथ खेलने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे भाई ने कहा कि हम अभी स्कूल में हैं और बाहर नहीं जा सकते। हमारा इंतज़ार करो, मैं छुट्टी के बाद आपके साथ खेलने के लिए बाहर जा सकता हूँ। टिल्ड, बाबा मामा, क्या आप वापस आकर हमारे लिए कुछ उपहार ला सकते हैं? क्या ऐसा कोई स्वादिष्ट खाना है जो मेरे घर पर न हो? मैं दूसरी जगहों का स्वादिष्ट खाना खाना चाहता हूँ। टिल्ड, बेशक आप ऐसा कर सकते हैं। आज रात माँ और पिताजी का काम खत्म होने के बाद वे कल वापस जाने के लिए लगभग तैयार हो सकते हैं। उन्हें परसों घर आ जाना चाहिए। टिल्ड, कल दिन के समय मेरी माँ और मैं तुम्हारे लिए उपहार खरीदने जाएंगे, ठीक है? ठीक है टिल्ड, दोनों छोटे बच्चों ने प्यार से कहा। अनन्या ने कहा कि उसे बहुत सारा स्वादिष्ट खाना चाहिए और सुंदर गुड़ियाँ। ठीक है टिल्ड, अनन्या ने जो कहा, मेरे माता पिता ने उसे लिख लिया है। क्या आरव के पास कोई उपहार है जो तुम्हें चाहिए? ये सुनकर आरव खुश होकर बोला, आरव के पास कोई खास तोहफा नहीं है। आरव को बस यही उम्मीद है कि बाबा मामा जल्दी घर चले जाएं। आरव बाबा मामा को देखना चाहता है। टिल्ड, राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने जब अपने बेटे की बात सुनी तो उनके दिल को खुशी हुई। इशिता मल्होत्रा ने मोबाइल फ़ोन लिया और बोली, आरव डार्लिंग, टिल्ड, तुम और तुम्हारी बहन 2 दिन और अपनी दादी के घर खेलोगे। कल रात को मम्मी पापा तुम्हारे साथ डिनर करने आ सकते हैं। टिल्ड, ये सटीक खबर सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए और परिवार ने कुछ और बातें की। वहां मौजूद फोटोग्राफर ने बताया कि सब कुछ तैयार है। राघव मल्होत्रा ने बच्चों को अलविदा कहा, वीडियो कॉल को लटका दिया और अपनी पत्नी के साथ शादी के फोटो शूट के लिए चले गए। उन्होंने हाईगुओ में शादी की तस्वीरों के कुल 4 सेट लिए और वे दोपहर 2 बजे से अधिक समय तक व्यस्त रहे। हालांकि ये प्रक्रिया काफ़ी सुकून भरी और खुशनुमा रही और उन्हें कोई समस्या नहीं हुई।
राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने स्वाभाविक रूप से 10 अंक पूरे किए। इसलिए हालांकि फोटो को पोस्ट प्रोसेसिंग के बिना लिया गया था, कैमरे के दृष्टिकोण से प्रभाव पहले से ही एक परिपूर्ण 10 अंक है। बाकी सारा मामला इशिता मल्होत्रा असिस्टेंट सक्सेना को सौंप देंगी। उस समय ये तस्वीरें इंटरनेट से उनके पास भेजी जाएंगी और फिर उन्हें घरेलू फोटोग्राफी की दुकानों से धोकर निकाला जाएगा। कपड़े बदलने और मेकअप हटाने के बाद राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा होटल लौट आए और रात को नीलामी में जाने से पहले थोड़ी देर आराम करने की योजना बनाई। थोड़ी देर आराम करने के बाद राघव मल्होत्रा को रुपीलाओ से फोन आया। वह उसे उठाने के लिए बालकनी में गया। अरे श्री युआन, जियाओ सू, हाई गुओ में तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक रहा? क्या तुम्हारे लिए व्यवस्था करना ठीक रहेगा? रुपीलाओ ने फोन के दूसरी तरफ चिंता से पूछा। बहुत बढ़िया मिस्टर युआन, मैं और मेरी पत्नी इस बार यहाँ आए थे। उसे भी नीलामी से आमंत्रण पत्र मिला था। हम साथ थे और सब कुछ बढ़िया था। मिस्टर यान भी गए। ये बहुत सुविधाजनक है। जियाओ सू, मैं तुम्हें इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी कुछ महत्वपूर्ण समाचार मिले हैं। मैं तुम्हें पहले से बताना चाहूँगा। तुमने कहा था। राघव मल्होत्रा थोड़ा गंभीर थे। मुझे अभी अभी उपरोक्त समाचार प्राप्त हुआ है। इस बार ग्रेट ईगल कंट्री के ट्विटर समूह को भी भेजा गया है। ऐसा लगता है कि उनका लक्ष्य भी वह सामग्री है जिसकी हमें आवश्यकता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वे इस सामग्री को किस लिए चाहते हैं, लेकिन उनका अनुमान है कि ट्विटर समूह द्वारा भेजे गए लोग जीतने के लिए बाध्य हैं। राघव मल्होत्रा ने थोड़ा भौहें से कोढ़ी, एक पल सोचा और कहा, बूढ़े युआन, चिंता मत करो, मैं आज रात उस सामग्री के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। उसे वापस ले आया। जियोसू, मुझे आपकी क्षमता पर विश्वास है, लेकिन ट्विटर समूह के व्यवहार को आंकना हमेशा मुश्किल रहा है। जब तक हम रात में नीलामी के लिए पर्याप्त धनराशि तैयार कर लेते हैं, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। आप बस उस कार्ड को स्वाइप कर सकते हैं। बोलने के बाद, जब तक आप सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, लागत की गणना नहीं की जाती है, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एल्डर युआन, राघव मल्होत्रा ने कहा। जियाओ सू, मुझे आपको याद दिलाना है कि ट्विटर ग्रुप के जुड़ने से स्थिति में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जिसकी हमें पहले उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने वहां केवल आपके रहने की व्यवस्था की और किसी को वहां नहीं भेजा। आपकी सुरक्षा के लिए, अब जबकि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से सशस्त्र कर्मियों को भेज दिया गया है, आप आज रात की नीलामी में समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए समय आने पर आपको अधिक सावधान रहना पड़ सकता है। रुपीलाओ ने यह बात सीधे तौर पर तो नहीं कही, लेकिन राघव मल्होत्रा को एहसास था कि यह नीलामी बहुत जोरदार होगी। अध्याय 217 पति, आगे की राह चाहे जो भी हो, मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगी। ग्रेट ईगल कंट्री का ट्विटर समूह हमेशा से ही मजबूत और दबंग रहा है, और यह बिल्कुल भी नैतिक नहीं है। वे आज रात नीलामी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। मुझे डर है कि यह केवल अधिक पैसा खर्च करने का एक साधारण मामला नहीं है। राघव मल्होत्रा ने एल्डर युआन के साथ फोन रख दिया और वे गरिमापूर्ण भाव के साथ कमरे में लौट आए। पतिदेव, आपको क्या हो गया है? मेकअप उतारकर बाल पोंछ रही इशिता मल्होत्रा ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। राघव मल्होत्रा ने हल्की मुस्कान बिखेरी, सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं बीवी, होटल में हेयर ड्रायर है, जाकर बाल सुखा लो, सर्दी लगने से बचना। उन्होंने बताया कि वह बाथरूम में गए, हेयर ड्रायर लेकर आए और इशिता मल्होत्रा की ओर हाथ हिलाया। इशिता मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर शर्माते हुए चेहरे के साथ उनके सामने स्टूल पर जाकर बैठ गईं। राघव मल्होत्रा की हरकतें बहुत कोमल थीं, उनकी पतली उंगलियां नीले रेशम के बीच घूम रही थीं और हेयर ड्रायर गर्म हवा चालू कर रहा था। वह जहां भी जाता, वहां बसंत की हवा की तरह उसकी प्रेमिका की उंगलियां आपस में उलझी हुई होतीं। इशिता मल्होत्रा चुपचाप बैठी इस खूबसूरत और गर्मजोशी भरे पल का आनंद ले रही थीं। जब उसके बाल आधे सूख गए तो इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर घुमाया और धीरे से राघव मल्होत्रा का हाथ पकड़ लिया। ठीक है पतिदेव, बालों के अंत के प्राकृतिक रूप से सूखने का इंतजार करें ताकि बालों की सुरक्षा हो सके। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया, हेयर ड्रायर रख दिया और जब वह बाहर आया तो इशिता मल्होत्रा दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। पतिदेव, क्या अभी अभी रूपी ने आपको फोन किया था? क्या उन्होंने कुछ कहा? वह और राघव मल्होत्रा इतने लंबे समय से साथ हैं और वह स्वाभाविक रूप से राघव मल्होत्रा को समझती है। हालांकि उसके पति ने अभी कहा कि वह ठीक है, लेकिन उसका मूड स्पष्ट रूप से ठीक नहीं था। राघव मल्होत्रा ने अपना सिर नीचे करके कुछ देर सोचा और जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने इशिता मल्होत्रा की तरफ देखा और कहा, बीवी, वरना आज रात आप नीलामी में नहीं जाएंगी। आपका मतलब ये नहीं है कि आपने नीलामी का सारा सामान देख लिया है और आपको किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है? कुछ। इशिता मल्होत्रा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मेरे पास शूट करने के लिए कुछ भी नहीं है,
लेकिन क्या हमने आज रात इस मामले पर चर्चा नहीं की है? मैं आज रात नीलामी में आपके साथ चलूंगी। आपने अचानक मुझे जाने से क्यों मना कर दिया? पति, क्या हुआ? इशिता मल्होत्रा बहुत होशियार है और राघव मल्होत्रा जानता था कि अगर वह वास्तव में उसकी रक्षा करना चाहता है तो वह उससे यह बात नहीं छिपा सकता। ओल्ड रूपी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ग्रेट ईगल कंट्री ट्विटर ग्रुप के लोग भी आ गए हैं और आज रात की नीलामी में अस्थायी रूप से शामिल हो गए हैं और उनके लक्ष्य हमारे जैसे ही हैं। वे सभी नई सामग्रियों के खनन अधिकार खरीद रहे हैं। ट्विटर ग्रुप। इशिता मल्होत्रा अपना गुस्सा रोक नहीं पाईं। आज रात नीलामी है, वे इस समय क्यों आए? राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, चलो वापस चलते हैं और इस मामले पर बात करते हैं। अब जो मायने रखता है वो है आज रात की नीलामी। मुझे इसे हासिल करना ही होगा। इस सामग्री को प्राप्त करना न केवल ड्रैगन किंगडम के लड़ाकू कवच के लिए है, बल्कि उसकी पत्नी को विश्व प्रसिद्ध शादी देने के लिए भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी पत्नी की सुरक्षा है। पत्नी, श्री रूपी ने मुझे अभी बताया कि राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय को भी अभी अभी खबर मिली है। राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय ने पहले ही लड़ाकू विमान भेज दिए हैं, लेकिन वे नीलामी समाप्त होने से पहले नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। ट्विटर ग्रुप का व्यवहार हमेशा से अनैतिक रहा है। पत्नी, मैं नहीं चाहता कि तुम रात में मेरे साथ किसी एडवेंचर पर जाओ, नहीं तो तुम्हें अभी वापस चीन चले जाना चाहिए। इशिता मल्होत्रा ने आश्चर्य से राघव मल्होत्रा को देखा। उन्होंने कुछ नाराजगी के साथ कहा, राघव मल्होत्रा, मैं इस समय तुम्हें अकेला छोड़कर चीन कैसे वापस जा सकता हूँ? राघव मल्होत्रा ने अपनी पत्नी के कंधों पर हाथ रखा और उसे धीरे से गले लगाया। पत्नी, नाराज मत हो। मुझे पता है कि तुम निश्चित रूप से इस समय छोड़ना नहीं चाहती हो, लेकिन एक पति के रूप में, एक आदमी के रूप में, मैं तुम्हें मेरे पीछे आने और जोखिम उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। केवल तभी जब तुम और बच्चे स्वस्थ होंगे, मुझे कोई चिंता नहीं होगी। भविष्य की चिंता किए बिना आप क्या करना चाहते हैं? राघव मल्होत्रा, राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय ने आपको बिजनेस ट्रिप पर आने के लिए कहा है। क्या अपनी जान जोखिम में डालना संभव है? मैं सहमत नहीं हूँ, इशिता मल्होत्रा ने गुस्से में कहा। राघव मल्होत्रा हल्के से मुस्कुराए, पत्नी को गले लगाया और बोले, पत्नी जी अभी गुस्सा मत होइए। आपको राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय पर भरोसा रखना होगा। इस बार मैं राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। वे मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। बस हम अभी समय के खिलाफ दौड़ में हैं। मैंने बस इतना कहा था कि थोड़ा जोखिम है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ जोखिम लें, यह नहीं कह रहा कि खतरा होगा। इशिता मल्होत्रा राघव मल्होत्रा की बाहों में थी। उसकी मधुर धड़कन सुनकर उसका दिल धीरे धीरे शांत हो गया। पति, मुझे पता है कि इस बार की सामग्री आपके मेचा और ड्रैगन किंगडम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस समय हार मानने की सलाह नहीं दूंगी, लेकिन आप मुझे इस समय दूर नहीं भगाना चाहते। हम दोनों व्यक्ति पति पत्नी हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ इसका सामना करने को तैयार हूँ। इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर उठाया और दृढ़ता से कहा। राघव मल्होत्रा की धड़कन अचानक थोड़ी तेज हो गई और इस समय उनका दिल भावनाओं से भर गया। उनकी पत्नी 3 सकारात्मक विचारों वाली महिला हैं। ऐसे क्षण में भी वह क्रोधित और गुस्से में थी, लेकिन फिर भी उसने अपना होश बनाए रखा। उसने उसे जल्दी से अपने साथ जाने के लिए राजी नहीं किया, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान के क्षण में वे ड्रैगन साम्राज्य के लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वह अकेली नहीं जाना चाहती थी। सभी ने कहा कि पति पत्नी मूल रूप से एक ही जंगल से थे और जब आपदा आसन होती तो वे एक दूसरे से दूर उड़ जाते, लेकिन इशिता मल्होत्रा छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह वहीं रहना चाहती थी और साथ मिलकर उसका सामना करना चाहती थी। राघव मल्होत्रा ने अपनी पत्नी की ओर थोड़ी राहत और प्रशंसा भरी आंखों से देखा। ऐसी स्त्री के साथ उसका हृदय और अधिक दृढ़ और मजबूत होता गया। ठीक है बीवी, मैं तुम्हारी बात समझ गया। आज रात चाहे जो भी हो, हम पति पत्नी मिलकर उसका सामना करेंगे। इशिता मल्होत्रा ने चमकती आंखों से सिर हिलाया और राघव मल्होत्रा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे को कुछ देर तक प्यार भरी नजरों से देखा और फिर राघव मल्होत्रा फिर से गंभीर हो गया। पत्नी, चूंकि तुम यहीं रह रही हो, इसलिए हम बिना तैयारी के लड़ाई नहीं लड़ सकते। अपनी पत्नी के साथ रहते हुए उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि कुछ भी गलत न हो। राघव मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा का हाथ थामा और लिविंग रूम में चले गए। तुम अब झांग तेशान को बुलाओ। जब तुम आई थी तो क्या तुम अपने साथ बॉडीगार्ड भी लाई थीं? इशिता मल्होत्रा ने कहा, 3 लोग हैं। इस बार यह सिर्फ एक सामान्य व्यावसायिक यात्रा है और विशेष सहायक रेखा और मुझे किसी अप्रत्याशित स्थिति की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आखिरकार हम विदेश जा रहे हैं। विशेष सहायक रेखा ने अभी भी 3 सुरक्षा कर्मियों की अग्रिम व्यवस्था की है। वे सभी लॉन्गुओ विशेष बलों के एक अनुभवी
राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ठीक है, आप झांक स्पेशल असिस्टेंट से तीनों बॉडीगार्ड को बुलाने के लिए कहें। वे आज रात किसी भी समय कॉल पर हैं और आपको अपनी इज्जत बचानी होगी। जब इशिता मल्होत्रा ने यह सुना तो वह मुंह बिचकाए बिना नहीं रह सकी। आपका क्या पतिदेव, क्या आपकी कोई योजना है? राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को धीरे से सहलाया और धीरे से कहा, बीवी, चिंता मत करो, जब से मैंने तुम्हें रहने दिया है, मैं तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने पर मजबूर नहीं करूंगा। रात की नीलामी से पहले अभी 3 दिन बाकी हैं। 1 घंटे में मैं एमिली को देखने जा रहा हूं और आज रात कोई दुर्घटना हो या न हो, मैं मदद आने से पहले हमारी सुरक्षा सुनिश्चित कर लूंगा। अध्याय 218 पहले से तैयारी करें। ठीक है, इशिता मल्होत्रा ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर मैं स्पेशल असिस्टेंट रेखा से बॉडीगार्ड का इंतजाम करने को कहूंगी और एमिली से मिलने तुम्हारे साथ चलूंगी। राघव मल्होत्रा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बीवी, क्या तुम अब भी मेरे और उस निकिता बख्शी के साथ जो हुआ उसके बारे में चिंतित हो? इशिता मल्होत्रा ने उसे उदास होकर देखा। पतिदेव, क्या समय हो गया है? आप अभी भी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैंने तो उस दिन यूं ही कह दिया था। बेशक मैं दिल से आप पर यकीन करती हूँ, बस अभी मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं जो भी करूँ आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। बस मजाक कर रहा हूँ पत्नी, चिंता मत करो, मुझे अभी भी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण काम निपटाना है और अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे डर है कि हमें अलग होना पड़ेगा। इशिता मल्होत्रा गंभीर हो गई। पतिदेव, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? हेगुओं के पास आग्नेयास्त्रों का कब्जा कानूनी है। ग्रेट ईगल कंट्री की तो बात ही छोड़िए, ये ड्रैगन कंट्री नहीं है। हम अपने नंगे हाथों से भी बहुत वंचित हैं, लेकिन मैं एमिली को मेरे लिए ऐसा करने नहीं दे सकता। हालांकि वह लॉन कंट्री द्वारा मेरे लिए आयोजित रिसेप्शन है कार्मिक, लेकिन मैं आग्नेयास्त्रों की खरीद को उसके एक हैतियन के लिए छोड़ने में राहत महसूस नहीं करता, इसलिए हमें खुद को तैयार करना होगा। बाद में मैं एमिली से कुछ अंगरक्षकों को खोजने में मेरी मदद करने के लिए कहूंगा। इसका कारण यह है कि हमें धन और खुद की सुरक्षा की रक्षा के लिए रात में संग्रह को शूट करने की आवश्यकता है। ये लोग हमारी रक्षा करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे दृष्टि की रेखा को भ्रमित करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो 3 अंगरक्षक लाए हैं, हम अच्छे हथियारों को सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि हमारी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इशिता मल्होत्रा ने जब राघव मल्होत्रा का गाना सुना तो उनके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और वे अपने पति की प्रशंसा भरी आंखों में देखने लगीं। पति, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि आप में एक जनरल जैसी प्रतिभा होगी। राघव मल्होत्रा हल्के से मुस्कुराए, आंखें झपकाए और बोले, बीवी, मुझ पर अभी भी बहुत सारे आश्चर्य हैं। आप भविष्य में धीरे धीरे खोजबीन कर सकती हैं। अब जून की समय समाप्त हो रहा है, तो आइए हम शीघ्रता से कार्य करें और 5:30 बजे होटल के कमरे में एकत्रित हों। ठीक है, इशिता मल्होत्रा गंभीर हो गईं। दोनों ने अपने कपड़े बदले और अलग अलग काम पर चले गए। राघव मल्होत्रा की योजना के अनुसार इशिता मल्होत्रा झांकते को हाइगुओं के ब्लैक मार्केट में ले जाती है। हाइगुओं की बंदूकें और हथियार कानूनी हैं, लेकिन अगर वे इसे खरीदना चाहते हैं तो वे केवल ब्लैक मार्केट में आ सकते हैं। दूसरी तरफ राघव मल्होत्रा पहले ही एमिली से मिल चुका था। मिस्टर मल्होत्रा, आप अचानक क्यों आ गए? क्या कुछ ऐसा था जो ठीक से व्यवस्थित नहीं था? राघव मल्होत्रा के आने से एमिली थोड़ी हैरान हुई। उसके हाव भाव देखकर राघव मल्होत्रा को पता चल गया कि उसका अनुमान सही था। एमिली द्वारा उसे प्राप्त करने का कारण संभवतः ये है कि उसकी मिश्र धातु कंपनी का राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विज्ञान के साथ घनिष्ठ सहयोग है, इसलिए रुपीलाव और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय विज्ञान उसे प्राप्त करने में मदद करने के लिए कहेंगे, और यह भी हेगुओं के यंगवान को नीलामी में प्रवेश करने देना है। यहाँ राघव मल्होत्रा की पहचान के बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन एमिली और राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच संबंध संभवतः केवल व्यापारिक सहयोग के स्तर पर ही है। इसीलिए उन्होंने एमिली को सीधे तौर पर स्थिति के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह जानते थे कि उनका प्रतिद्वंद्वी ग्रेट ईगल कंट्री का ट्विटर समूह हो सकता है और एमिली शायद मदद करने को तैयार न हो। राघव मल्होत्रा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए रिसेप्शन के लिए मुलायम चमड़े के सोफे पर बैठे इरलान के पैर उठाए और एक अमीर लड़के का इशारा किया। निकिता बख्शी, आपने जो कुछ भी व्यवस्थित किया है वह बहुत उपयुक्त है। मेरी पत्नी और मैं इन 2 दिनों में हाइगुओं में बहुत खुश हैं, लेकिन आज रात नीलामी है। मैं कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने के लिए बहुत सारा पैसा लेकर आऊंगा, और जब मैं बाहर आऊंगा तो शायद मैं कुछ कीमती टुकड़े लेने और अपनी पत्नी को अकेले ले जाने के लिए थोड़ा दोषी महसूस करूंगा। एमिली ने जब ये सुना तो वह मुस्कुराए और बोली, श्री मल्होत्रा, निश्चिंत रहें। यंगवांजिन नीलामी एक बड़े पैमाने की नीलामी और एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है।
आयोजक निश्चित रूप से श्री मल्होत्रा के धन और नीलामी की वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बेशक आपको आयोजन स्थल पर इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप आयोजन स्थल से बाहर जाते हैं तो शायद। निकिता बख्शी, क्या आप सही कह रही हैं? एमिली ने अपने सामने राघव मल्होत्रा को देखा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट में थोड़ी सी भी खामी नजर नहीं आ रही थी, पर उसकी आंखों में कुछ विचारशीलता थी। श्री मल्होत्रा को क्या चाहिए? राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय के भागीदार ने व्यक्तिगत रूप से मुझे फोन करके श्री मल्होत्रा का स्वागत करने के लिए कहा। वैसे श्री मल्होत्रा, मैं हाईगुओ से हूं और सामान्य आर्थिक आदान प्रदान का स्वागत है, लेकिन अगर श्री मल्होत्रा चाहते हैं कि मैं हाईगुओ में कुछ करूं तो मुझे डर है कि मैं उनका सहयोगी नहीं बन सकता। निकिता बख्शी, आपने गलत समझा, मेरा मतलब कुछ और नहीं है। ये सिर्फ मेरा हाईगुओ में पहला समय है, मैं इस जगह से परिचित नहीं हूँ। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक अंगरक्षक समूह खोजने में मदद करें, सिर्फ मेरी रक्षा के लिए, मेरी पत्नी और हमारी संपत्ति की सुरक्षा के साथ। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। एमिली थोड़ा हिचकिचाती हुई दिखी और थोड़ी देर बाद बोली, क्या मिस्टर मल्होत्रा को बस एक साधारण अंगरक्षक समूह की जरूरत है? हाँ निकिता बख्शी, आप निश्चिंत रहिए। अगर मेरी वाकई कोई योजना है तो मैं बॉडीगार्ड टीम ढूंढने में आपकी मदद के लिए आपके पास नहीं आऊंगा। यह मेरा अपना व्यक्ति नहीं है और इसका इस्तेमाल करना आसान नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है? एमिली ने फिर से अपनी मुस्कान वापस ला दी। मैं समझ गई मिस्टर मल्होत्रा, मैं अब ये सब व्यवस्थित करने में आपकी मदद करूंगी। आपको कितने बॉडीगार्ड चाहिए? 50 लोग। इतना? एमिली ने संदेह से पूछा। मिस्टर मल्होत्रा, आज रात औपचारिक नीलामी है, इतने सारे अंगरक्षकों को लाना थोड़ा अनुचित लगता है। इससे अन्य मेहमानों पर भी कुछ मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। मेरी बात सुनकर राघव मल्होत्रा ने हल्के से हाथ उठाया। निकिता बख्शी, मैं 50 में से केवल 10 अंगरक्षकों को ही कार्यक्रम स्थल पर लेकर आऊंगा और शेष 40 कार्यक्रम स्थल की परिधि पर खड़े होकर मेरी पत्नी के साथ बाहर आने का इंतजार करेंगे। मैं इस बार लॉन की ओर से यहाँ आया हूँ और स्वाभाविक रूप से मैं अच्छी तरह से तैयार होकर आया हूँ। चाहे वह फंड हो या अंतिम नीलामी, मूल्य बहुत बड़ा होना चाहिए। इसलिए अपनी और अपनी पत्नी की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और इन सामानों की सुरक्षा के लिए, अगर मुझे अपनी सुरक्षा के लिए और लोग मिल जाएं, तो क्या कोई समस्या नहीं होनी चाहिए? एमिली को कोई समस्या नजर नहीं आई, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं मिस्टर मल्होत्रा को व्यवस्था करने में मदद कर सकती हूँ। मिस्टर मल्होत्रा होटल वापस जाएंगे और समाचार का इंतजार करेंगे। 5 बजे से पहले सभी लोग होटल में नीचे होंगे। मैं सहायक से मिस्टर मल्होत्रा से संपर्क करने के लिए कहूंगी ताकि वे निरीक्षण के लिए नीचे आ सकें। राघव मल्होत्रा मुस्कुराते हुए उठे और परिचित ने एक चेक गिरा दिया। यह अंगरक्षकों के लिए शुल्क है। निकिता बख्शी, कृपया मुझे कुछ अच्छे खोजने में मदद करें, अन्यथा मैं डर जाऊंगा। राघव मल्होत्रा हल्के से मुस्कुराए। उनकी खूबसूरत चेहरे की विशेषताओं के साथ ऐसी मुस्कान, एमिली एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उस दिन जब उसने पहली बार राघव मल्होत्रा को एयरपोर्ट पर देखा तो उसे लगा कि यह आदमी बहुत सुंदर है, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि राघव मल्होत्रा पहले से ही शादीशुदा था और इस बार यह राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से एक महत्वपूर्ण सहयोगी था जिसने उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाया था। राघव मल्होत्रा की यह पहचान निश्चित रूप से साधारण नहीं है, इसलिए एमिली ने इन दिनों जोड़े को परेशान नहीं किया है। अब जबकि वह उस खूबसूरत आदमी से इतनी प्रभावित हो चुकी थी और उसे 10 मिलियन युआन का चेक मिल गया था, एमिली ने थोड़ा सा उसकी ओर देखा और कहा, चिंता मत करो मिस्टर मल्होत्रा, मैं हमारी सबसे अच्छी सुरक्षा टीम का प्रबंध करूंगी। अध्याय 219 आधिकारिक तौर पर नीलामी में प्रवेश कर रहा है। राघव मल्होत्रा अलॉय ग्रुप से बाहर आया और उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वह काली कार में होटल वापस आ गया, लेकिन इशिता मल्होत्रा वापस नहीं आई थी। लेकिन राघव मल्होत्रा को कोई चिंता नहीं थी। उसकी पत्नी होशियार और सतर्क थी और 3 अंगरक्षकों और विशेष सहायक रेखा के साथ होने से वे दोनों ज्यादा नजर नहीं आएंगे। ब्लैक मार्केट में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो रात की नीलामी का इंतजार करने का समय है। इशिता मल्होत्रा 4:50 बजे ही होटल वापस आ गया। जब वह वापस आया तो वह 5 पिस्तौल, 3 सबमशीन गन और कुछ मामूली सामान लेकर आया। राघव मल्होत्रा ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि यह फ्लैश ग्रेनेड, स्मोक बम और आंसू गैस ग्रेनेड है। उसने आश्चर्य से अपनी पत्नी की ओर देखा। पत्नी, तुम तो अद्भुत हो। इन चीजों के साथ अगर हम अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना भी करते हैं तो हम थोड़े समय के लिए बच सकते हैं। इशिता मल्होत्रा ने प्रशंसा स्वीकार करते हुए अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पति जनरल ने उचित गठन किया है, इसलिए निश्चित रूप से मैं एक स्ट्राइकर के रूप में चेन नहीं खो सकती। पति, मैं पहली बार किसी विदेशी काले बाजार में जा रही हूँ, ये सचमुच रोमांचक है।
इशिता मल्होत्रा बहुत उत्साहित थीं और अपनी अद्भुत यात्रा से स्पष्टतः आश्चर्यचकित भी थीं। हालांकि मुझे पता है कि विदेशी बंदूकें और उपकरण कानूनी रूप से स्वामित्व में हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में काले बाजार में सब कुछ है। इस पिस्तौल को देखो, ये बेरेटा 92F है। मैंने एक साइलेंसर भी खरीदा, हालांकि यह विदेश में था, लेकिन हमें अभी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पर विचार करना होगा। टिल्डपति, क्या मैं बहुत समझदार हूँ? जब राघव मल्होत्रा ने उसका सौम्य और आकर्षक रूप देखा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं सके। ये बहुत ही घबराहट वाली बात थी, लेकिन अब वे दोनों यहाँ बहुत आसानी से मजाक कर रहे हैं। दोनों को अपने दिल में पता था कि आज रात उन्हें जिस चीज़ का सामना करना पड़ेगा उसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा होगा। इशिता मल्होत्रा यान परिवार की बेटी है। हालांकि उसने ट्रांसेंडेंट ग्रुप को जल्दी स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह एक अमीर महिला से एक व्यवसायी बन गई है। उसने कभी भी इस तरह की अराजक गोलीबारी का अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन वह आशावादी बनी रही, शायद इसलिए कि वह नहीं चाहती थी कि राघव मल्होत्रा उसके बारे में चिंता करें। ये सोचकर राघव मल्होत्रा अपनी पत्नी को धीरे से गले लगाने से खुद को रोक नहीं सके। उसने पिस्तौल लोड की और इशिता मल्होत्रा के शरीर पर सावधानीपूर्वक अतिरिक्त गोलियां रखीं, साथ ही फ्लैश ग्रेनेड और स्मोक ग्रेनेड भी रखे। इशिता मल्होत्रा ने अपने उभरे हुए कपड़ों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पति जी, ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया होगा। उस समय कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण होना चाहिए था ना? खैर, तो ये चीजें जैकेट के अंदर रखी जाती हैं। कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने से पहले विशेष सहायक रेखा बाहर रहेंगी। हम अपनी जैकेट उतार देते हैं और उसे अच्छी तरह से देखभाल करने देते हैं। बाहर आने के बाद उन्हें शरीर पर पहनना चाहिए। इशिता मल्होत्रा ने मुंह बनाते हुए कहा, पतिदेव, क्या मैं आत्मरक्षा के लिए पिस्तौल नहीं ला सकती? ये फ्लैश ग्रेनेड और आंसू गैस के ग्रेनेड इतने बड़े होते हैं कि इन्हें शरीर पर रखना असुविधाजनक होता है। ये भारी होते हैं, आप इन्हें अपने साथ नहीं रख सकते। राघव मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया और गंभीर मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल नहीं पत्नी, हालांकि हम दोनों आज रात एक साथ काम कर रहे हैं। अगर कोई आपात स्थिति आती है और हम बिखर जाते हैं तो आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी, इसलिए आपको इन चीज़ों की एक प्रति अपने साथ रखनी होगी। उन्हें इतना गंभीर देखकर इशिता मल्होत्रा की मजाक करने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, मैं अपने पति को जानती हूँ, चिंता मत करो, आपको मेरी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरे पास ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। राघव मल्होत्रा जोर से हंस पड़े, सच में, मेरी पत्नी ने भी ताइक्वांडो सीखा है, लेकिन आज रात नंगे हाथों से मुकाबला नहीं है। हथियार बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए इन चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए, सुना आपने? इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। 6 बजे राघव मल्होत्रा इशिता मल्होत्रा को नीलामी स्थल पर ले गए। एमिली समय की बहुत पाबंद है। उसके सहायक ने समय पर 5 बजे राघव मल्होत्रा को फ़ोन किया और उसे सुरक्षाकर्मियों की जांच करने के लिए नीचे जाने को कहा। राघव मल्होत्रा स्वयं एक प्रशिक्षक हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से बता सकते हैं कि ये लोग वास्तव में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी हैं, और एमिली ने इस मामले में उन्हें धोखा नहीं दिया। ये व्यर्थ नहीं है कि उसने एमिली के सामने एक प्लेबॉय का नाटक खेला और अंत में एक छोटे से सुंदर आदमी की चाल का इस्तेमाल किया। राघव मल्होत्रा ने इन अंगरक्षकों को नियुक्त किया और उन्हें कार का पीछा करते हुए कार्यक्रम स्थल के आसपास तक जाने को कहा। जब वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो वे केवल 10 लोगों को लेकर आए और कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार पर इंतजार करने लगे। आज रात हाइगुओ की नीलामी का मुख्य आकर्षण है। कल रिसेप्शन में आए सभी लोग औपचारिक पोशाक पहने हुए थे और अपने अधीनस्थों को यहां लेकर आए थे। आयोजक की सहायता कर रहे राहुल कपूर तय समय से पहले ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। वे मेहमानों का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़े रहे और बीच बीच में बाहर की ओर देखते रहे। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा अभी तक नहीं आए थे और वह आज रात राघव मल्होत्रा का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसने राघव मल्होत्रा के बारे में सोचा, उसे अपने नितंब में हल्का दर्द महसूस हुआ। वह आधी रात को पुराने घर में लौट आया। निश्चित रूप से वह एक पारिवारिक कानून में 30 मिलियन हार गया और बाहर चला गया। बूढ़े ने उसे 3 बार डंडे से पीटा। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वह आज नीलामी में आता, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि बूढ़ा आदमी अधिक निर्दयी होगा। वह अब लगभग 30 साल का हो चुका है और कई सालों से उस पर पारिवारिक कानून का कोई मामला नहीं चला है। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव मल्होत्रा के फिर से पारिवारिक कानून के तहत आने से राहुल कपूर को इतना गुस्सा आया कि यह सोचकर उसकी छाती दुखने लगी। तो आज रात उसे राघव मल्होत्रा का उदास रूप देखना चाहिए। आज रात उसने नीलामी में राघव मल्होत्रा से मुकाबला करने के लिए पूरे 1 बिलियन की तैयारी कर ली है। चाहे राघव मल्होत्रा कुछ भी चाहे, वह राघव मल्होत्रा को नहीं मिलने दे सकता। वह इस बार राघव मल्होत्रा को ही मिलने देना चाहता है। खाली हाथ लौटना
कल रात ये बहुत अफसोस की बात थी कि राघव मल्होत्रा को यह नहीं मिला, बल्कि इसके बदले में उन्हें 80 मिलियन युआन दिए गए, लेकिन ये पैसा 1 बिलियन युआन के लिए बाल्टी में एक बूंद मात्र है। अगर राघव मल्होत्रा को पैसा मिल भी जाता तो भी यह आज भी इसके लायक होता। ये कभी भी उनका विरोधी नहीं हो सकता। दूर से राहुल कपूर ने राघव मल्होत्रा को इशिता मल्होत्रा के साथ कार से उतरते देखा। राघव मल्होत्रा सबसे पहले कार से बाहर निकले, दरवाज़ा खोला, इशिता मल्होत्रा के सिर को सावधानी से संभाला और उसका हाथ पकड़कर कार से बाहर निकल गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और प्यार से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। ये दृश्य देखकर राहुल कपूर की आंखें घूम गईं। मिस यान, क्या आप यहाँ हैं? मैंने आपके लिए वीआईपी सीट तैयार कर रखी है, मैं आपको अभी वहाँ ले जाऊँगा। जब राहुल कपूर का सामना इशिता मल्होत्रा से हुआ तो वह एक सज्जन व्यक्ति की तरह दिखे, लेकिन इशिता मल्होत्रा को कल रात जो कुछ हुआ उसके बारे में पहले ही पता चल चुका था और अब उसे इस राहुल कपूर से ज़रा भी लगाव नहीं है, बल्कि वह अभी भी थोड़ा घिन महसूस करती है। इसलिए इशिता मल्होत्रा ने ठंडे चेहरे से कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं आज अपने पति के साथ आई हूँ क्योंकि मैं अपने पति के बगल में बैठना चाहती हूँ। राहुल कपूर के चेहरे पर मुस्कान लगभग नहीं रुकी, लेकिन इशिता मल्होत्रा के सामने उन्होंने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, मैं स्टाफ को आपको अंदर ले जाने दूंगा। अध्याय 220 राघव मल्होत्रा की जानकारी नहीं मिल पा रही। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा के अंदर आने के बाद राहुल कपूर ने अपने असिस्टेंट को बुलाया और मुंह बिचकाते हुए पूछा, क्या तुमने चेक किया? ये राघव मल्होत्रा आज रात क्या शूट करना चाहता है? सहायक ने गर्दन सिकोड़कर फुसफुसाते हुए कहा, अध्यक्ष जी, मुझे यह नहीं मिल रहा है। इस मिस्टर मल्होत्रा की पहचान बहुत रहस्यमयी है। हमारे लोगों को लॉन किंगडम भेजा गया है, लेकिन हम अभी भी कुछ नहीं खोज पाए हैं। इसके अलावा पिछले 2 दिनों से हमारे लोग इसे घूर रहे हैं। मिस्टर मल्होत्रा को किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। राहुल कपूर को उसी समय गुस्सा आ गया, उसे घूरते हुए बोले, बेकार की चीज़, निकल जा बाहर। बेशक, मुझे अभी भी खुद पर भरोसा करना होगा। वैसे भी मैंने आज पर्याप्त पैसे जमा कर लिए हैं। चाहे राघव मल्होत्रा कुछ भी शूट करना चाहे, मैं उसे नहीं लेने दूंगी। जैसे ही राहुल कपूर ने बोलना समाप्त किया, उसने कुछ गोरे युवकों को वहां आते देखा। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और वह बहुत ही घबराया हुआ दरवाजे की ओर लौटा। क्या आप यहाँ हैं, विशिष्ट अतिथिगण? आपकी वीआईपी सीटें व्यवस्थित कर दी गई हैं। ये घटनास्थल पर लगी नंबर प्लेट है। मैं अब आपको व्यक्तिगत रूप से अंदर ले जाऊंगा। राहुल कपूर को ग्रेट ईगल कंट्री ट्विटर ग्रुप से लोग मिले। कुल 5 लोग थे, 4 पुरुष और 1 महिला, सभी युवा, और पहली नज़र में वे बहुत ही निर्दयी चरित्र थे। इस बार डेइंग नेशन के लिए मूल कोटा पहले से ही निर्धारित किया गया था, लेकिन आज सुबह उन्होंने अचानक आयोजक को ये कहने के लिए बुलाया कि उनके पास अभी भी लोगों का एक समूह आ रहा है और उन्हें पहले से सीटों की व्यवस्था करनी है। घटना इतनी अचानक हुई और आयोजक थोड़ा हैरान रह गया। राहुल कपूर उस समय घटनास्थल पर थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि वे ग्रेट ईगल कंट्री ट्विटर ग्रुप से हैं, वे तुरंत सक्रिय हो गए और यह सब व्यवस्थित करने की पहल की। राहुल कपूर के प्रति उन 5 लोगों के रवैये को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया और उन्होंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन राहुल कपूर ने फिर भी मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर ले गए। बाहर आकर राहुल कपूर ने आंखें घुमाईं और मुंह के कोनों को हिलाया। अगर यह बात न होती कि आपको ट्विटर ग्रुप ने भेजा है, तो मैं इतना नाराज नहीं होता। आयोजन स्थल में वीआईपी सीटें दूसरी मंजिल पर हैं। प्रत्येक एक अलग बॉक्स है, बीच में अवरोध उत्पन्न करने के लिए एक विभाजन है और उसके बगल में बैठे लोगों को नहीं देखा जा सकता है। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा के बैठने के बाद राघव मल्होत्रा ने तुरंत अपनी पत्नी के लिए संतरे छीले। इस समय सामने वाले कमरे में बूढ़े व्यक्ति को लगा कि वह पर्दे के पीछे से राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा को देख रहा है। जैसे ये बहुत समान है। मुझे लगा कि कल वीडियो में ये बहुत समान था, लेकिन मुझे आज उसे देखने की उम्मीद नहीं थी और मुझे लगता है कि यह युवक बिल्कुल आपके चाचा जैसा दिखता है। दूसरे मास्टर ने खुशी से कहा। करण मल्होत्रा भी हैरान थे। दूसरे दादाजी, ये तो कमाल है। इन मिस्टर मल्होत्रा और चाचा की बचपन की तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी हैं। यकीन करना मुश्किल है कि यह चाचा का जैविक बेटा नहीं है। मैं आपको डिनर पर आमंत्रित करता हूं, दूसरे मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार हाईगो में हमारी यंगवांजिन नीलामी में अप्रत्याशित परिणाम होंगे। चीन लौटने के बाद मैं तुरंत इस श्री मल्होत्रा की स्थिति की जांच करूंगा। इस बार वह जानकारी के लिए यहाँ आया था। यह एक नकली होने का अनुमान है, लेकिन इसके पीछे का नकली व्यक्ति आधिकारिक हो सकता है, इसलिए हमें अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकती है और हमें ड्रैगन किंगडम लौटने पर कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरे मास्टर, करण मल्होत्रा ने सिर हिलाकर कहा। दूसरे मास्टर, क्योंकि श्री मल्होत्रा आज रात की नीलामी में चाचा के बेटे हो सकते हैं, तो क्या हम
बूढ़े आदमी ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। चिंता मत करो, पहले एक बार देख लो। इशिता मल्होत्रा खुशी से संतरे खाती हैं। उसने मुस्कराते हुए राघव मल्होत्रा की ओर देखा, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द उतने गर्मजोशी भरे और सुखद नहीं थे। पतिदेव, मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले कमरे में बैठे लोग हर समय हमें देख रहे हैं, क्या आपने ध्यान दिया है? बॉक्स के विभाजन का ध्वनि इंसुलेशन प्रभाव अभी भी अच्छा है, और राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा कम आवाज में बातचीत कर रहे हैं, और उनके बगल के लोग निश्चित रूप से नहीं सुनेंगे। मैं उनसे अभी अभी मिला था, लेकिन दूसरे पक्ष ने पर्दा लटका दिया था, इसलिए मैं यह नहीं बता सका कि यह कौन था। लेकिन मैंने देखा कि पीछे खड़ा नौकर ड्रैगन किंगडम से लग रहा था, और मेरे अपने देश के लोग ठीक होने चाहिए। शायद मेरे हमवतन को देख रहे हों, करीब से देखें। राघव मल्होत्रा के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, और उनके हाथों की हरकतें बिल्कुल भी नहीं रुक रही थीं। दोनों एक प्रेमी युगल लग रहे थे, और पति अपनी पत्नी के लिए सोच समझकर संतरे छील रहा था। किसने सोचा होगा कि वे इन चीजों के बारे में बात कर रहे थे? जब इशिता मल्होत्रा ने अपने पति की बातें सुनी तो उन्होंने राहत की सांस ली। आज रात भी वह थोड़ी घबराई हुई थी। उन बंदूकों और हथियारों के बारे में सोचते हुए इशिता मल्होत्रा को लगा कि उनकी आत्मा तनावग्रस्त हो गई है। ये ठीक है पत्नी, घबराओ मत, हम अभी भी नीलामी में हैं, स्थल में सब कुछ सुरक्षित है। आयोजक के रूप में यंगवांजिन, भले ही बाहरी चीजों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, वे नीलामी स्थल में होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार होंगे। जिम्मेदार? ट्विटर समूह चाहे कितना भी घमंडी क्यों न हो, वे नीलामी में परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो अब हम सुरक्षित हैं, निश्चिंत रहें। इशिता मल्होत्रा ने ये शब्द सुने। मुझे पता है पति। चिंता मत करो, मैं एक एक्टिंग स्कूल हूँ। वैसे पति, आज आप क्या शूट करने जा रहे हैं? आपने केवल इतना कहा कि आप मेचा की सामग्री के लिए एक व्यापारिक यात्रा पर थे, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं। मैंने नीलामी की सभी सामग्री पढ़ ली है। अप्रत्याशित, आज मैं जो शूट करने जा रहा हूं वह अंतिम से पहले वाला लॉट है। राघव मल्होत्रा की बातें सुनने के बाद भी इशिता मल्होत्रा को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने मेज पर रखी पुस्तिका उठाई और देखने लगी कि दूसरा सबसे आखिरी लॉट क्या है। ब्रोशर में दी गई जानकारी को देखने के बाद इशिता मल्होत्रा को आखिरकार पता चला कि क्यों उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। क्योंकि यह बात उसके लिए वास्तव में कोई विशेष नहीं है। ये हाइगो में खोजा गया एक नया प्रकार का धातु अयस्क है। हालांकि इसे पहली बार खोजा गया था, लेकिन अन्य खनिजों की तुलना में इस नए प्रकार के धातु अयस्क में कोई खास लाभ नहीं दिखता है। अनुमान है कि विक्रेता खुद भी यह बात जानता है, इसलिए इस बड़े पैमाने की नीलामी में वह अयस्क नहीं खरीद रहा है, बल्कि एक नई तरह की धातु खदान का आजीवन खनन अधिकार खरीद रहा है। सभी खनन अधिकार उसके हैं। ये कुछ हद तक आकर्षक है, लेकिन इस अयस्क का परिचय बहुत साधारण है। इसका कार्य और मूल्य धातु अयस्कों और रत्नों से पूरी तरह से कम है। इशिता मल्होत्रा के विचार में इसका कोई खास मूल्य नहीं है। पति, क्या इस नए प्रकार के धातु अयस्क में कुछ खास बात है? एक व्यवसायी के रूप में मेरे निवेश के दृष्टिकोण से इस अयस्क का मूल्य अन्य धातु अयस्कों की तुलना में बहुत कम है। राघव मल्होत्रा ने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, यह धातु फ्रेम वास्तव में कुछ खास नहीं है, लेकिन अयस्क से निकाली जा सकने वाली धातु को मिश्र धातु में बनाया जा सकता है, और यह हमेशा के लिए मिलीमीटर स्तर की मरम्मत सामग्री बन सकती है, लेकिन ये तकनीक अभी उपलब्ध है। यह मेरे दिमाग में मौजूद है, इसलिए यह नए प्रकार का अयस्क मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। अध्याय 221। पति, आप अद्भुत हैं। इशिता मल्होत्रा को थोड़ी हैरानी हुई, फिर उसने अपना मुंह पोंछा और जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। रुपये मेचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस साधारण नए धातु अयस्क का ऐसा उद्देश्य होगा। सौभाग्य से केवल आपके पति को ही इस बारे में पता है। अगर दूसरे देशों को पता चल जाए तो आज रात सभी लोग इस लॉट को हथियाने के लिए बाहर निकल आएंगे। मेरी मूर्ख पत्नी, यदि सभी को इसका मूल्य पता होता तो क्या तुम्हें लगता है कि वह आज भी इस नीलामी में दिखाई देता? हाँ, ये सही है। अगर हाइगुओ को पता होता कि इस धातु की खदान का इतना बड़ा प्रभाव है, तो वह निश्चित रूप से इसे नीलामी के लिए नहीं रखता। मुझे लगता है कि ऊपर दी गई शुरुआती कीमत सिर्फ 20 मिलियन है। ऐसा लगता है कि यंगवांजिन इस अयस्क के खनन अधिकारों को गंभीरता से नहीं लेता। पति, आप वाकई कमाल के हैं। शायद आज रात हम इसे कम कीमत पर खरीद पाएं। ये बड़ा बच्चा है, इशिता मल्होत्रा ने उत्साह से कहा। लेकिन राघव मल्होत्रा ने ऐसा नहीं सोचा। मुझे डर है कि यह उतना सरल नहीं है जितना मैंने सोचा था। ट्विटर समूह के लोग अचानक दिखाई दिए, शायद कुछ अफवाहों के कारण। यह अनुमान है कि वे आज रात इस नीलामी के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो। मैं आज रात ये लॉट लेने जा रहा हूँ। क्या होगा अगर कीमत उम्मीद से बहुत ज्यादा हो जाए?
कीमत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, ये सार्थक है। अब इस तकनीक को जानने वाला एकमात्र व्यक्ति मैं ही हूँ, लेकिन जब ड्रैगन किंगडम का लड़ाकू कवच वास्तव में लॉन्च होगा तो निश्चित रूप से अन्य देशों को इससे बहुत प्रेरणा नहीं मिलेगी। तब तक वैश्विक मेचा उद्योग ये तेजी से विकसित होगा और यह सामग्री उस समय एक हॉट आइटम बन जाएगी। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आज रात खनन अधिकारों की तस्वीरें लेने के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। भविष्य में राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय इसे उंगली के स्पर्श से वापस कमा सकता है। राघव मल्होत्रा की बातें सुनकर इशिता मल्होत्रा की आंखें लगभग खुली की खुली रह गईं। उसने बहुत देर बाद कहा, पति, मैं हमेशा सोचती थी कि हालांकि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कम से कम व्यापार और निवेश में तो मेरी नज़र आपसे बेहतर होनी चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं आपकी तरह अच्छी भी नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मैंने अभी जो भाषण दिया है वह अभी भी थोड़ा अदूरदर्शी है। टिल्डर। राघव मल्होत्रा ने एक टिश्यू लिया, उसके चेहरे पर छलक आए संतरे के जूस को धीरे से पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, बीवी, मैं सर्जरी में माहिर हूँ। मशीनी चीजें मेरा फायदा हैं और मेरी बीवी का फायदा। राघव मल्होत्रा ने पूंछ को लंबा कर दिया। इशिता मल्होत्रा ने खुद को रोक न सकी और उत्सुकता से पूछा, मेरा क्या फायदा है? वह राघव मल्होत्रा की ओर आशा भरी नजरों से देख रही थी, ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उसके पति के मन में उसके बारे में क्या ख्याल है। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पत्नी की खूबी यह है कि उसका विजन बहुत अच्छा है, साथ ही वह बोल्ड और निर्णायक है। वह पहली मुलाकात में ही इतनी बेहतरीन प्रतिभा से प्यार कर बैठी और जब वे दोबारा मिले तो उसने तुरंत मुझे मेरे जैसा इंसान बना दिया। मेरे पति से शादी करने के बाद ऐसी बेहतरीन निवेश दृष्टि और व्यवहार की निर्णायक शैली वाकई सराहनीय है। इशिता मल्होत्रा गंभीरता से अपने पति की तारीफ का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कहेगा। वह थोड़ी देर के लिए शर्मा गई और उसे प्यार से घूरने लगी। पति, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या अपनी? बेशक मैं अपनी पत्नी की तारीफ कर रहा हूँ। टिल्डर। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। इशिता मल्होत्रा ने उसे घूर कर देखा और छोटी गुलाबी मुट्ठी हल्के से उसके कंधे पर लगी, जिसे राघव मल्होत्रा ने एक हाथ से पकड़ लिया। जोड़े ने बक्से में छेड़खानी की। नीलामी 7 बजे शुरू हुई और अभी भी 20 मिनट बाकी थे और मेहमान एक के बाद एक आ रहे थे। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा हंसे। राघव मल्होत्रा अचानक इशिता मल्होत्रा के कान के पास पहुंचे और बोले, ट्विटर ग्रुप वाले लोग यहाँ हैं। लगता है उन्हें मेरा अस्तित्व पता है। जब इशिता मल्होत्रा ने ये सुना तो उसका दिल थोड़ा चौंक गया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी बसंत की हवा की तरह एक मीठी मुस्कान थी। पति, वे कहाँ हैं? तिरछे विपरीत बॉक्स के बाईं ओर जो 2 लोग थे, उन्होंने कई बार हमारी ओर देखा, बॉक्स में प्रवेश किया और चारों ओर घूमे तथा सबसे लंबे समय तक हमारे साथ रहे। इशिता मल्होत्रा की भौहें और आंखें थोड़ी सी झुकीं और उन्होंने कुछ गोरे युवा लोगों को देखा। आप बहुत लंबे हैं। इशिता मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। अच्छा, ये लियांजिया जी जैसा लग रहा है। अजीब है, मैं राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ आया था। यह मामला इतना अचानक तय हो गया और पहले कोई खबर लीक नहीं हुई। डे इन कंट्री ट्विटर ग्रुप यहाँ से कोई अचानक कैसे आकर हस्तक्षेप कर सकता है? राघव मल्होत्रा ने अपने आप से कहा, जैसे वह अपने आप से बात कर रहा हो। उसके दिल में बहुत उलझन थी। ये सचमुच अजीब बात है कि ट्विटर समूह यहाँ आया। उसे हल्का सा उदास देखकर इशिता मल्होत्रा खुद को रोक नहीं पाईं और उन्होंने धीरे से उसकी भौहों को सहलाया। उसने धीरे से कहा, पति, अगर तुम्हें इस मामले पर वाकई संदेह है तो चलो लॉन किंगडम लौटकर इस बारे में बात करते हैं। अभी के लिए चलो पहले आज रात के मामले निपटा लें। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और प्रसन्नतापूर्वक अपना चेहरा पुनः प्रकट कर दिया। 50 की उम्र में राहुल कपूर भी आ गए। वे वीआईपी सीट पर बैठने के योग्य नहीं थे, लेकिन वे भी नीचे की पहली पंक्ति में बैठे थे, जो सबसे अच्छी मध्य स्थिति थी। बैठते ही उसने तुरंत राघव मल्होत्रा और बाकी लोगों की तरफ देखा। इशिता मल्होत्रा अभी अभी बाथरूम गई थी और बॉक्स में सिर्फ राघव मल्होत्रा था। जब इशिता मल्होत्रा वहां नहीं थी तो राहुल कपूर को अपना चेहरा छिपाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसके चेहरे पर जो मुस्कान जमी थी वह उस पल गायब हो गई जब उसने देखा कि वहां सिर्फ राघव मल्होत्रा अकेला है। जब उसने देखा कि राघव मल्होत्रा इधर उधर देख रहा है तो उसने तुरंत अपना सिर उठाया और अपनी गर्दन पोंछी। राघव मल्होत्रा की नज़र उस पर पड़ी और जब उसने ये दृश्य देखा तो उसके मुंह के कोने में हल्की सी गुदगुदी हुई। वह ये कैसे भूल सकता है कि एक ऐसा परेशान करने वाला चरित्र भी है। आज रात की नीलामी बहुत रोमांचक लग रही है। कल उन्होंने 30 मिलियन गंवा दिए और आज राहुल कपूर को नहीं पता कि उन्होंने कितने पैसे तैयार कर लिए हैं। राघव मल्होत्रा राहुल कपूर को अपनी नज़रों में नहीं रखते थे। उन्हें पता था कि उनका असली प्रतिद्वंद्वी ट्विटर ग्रुप है। राहुल कपूर तो बस एक छोटा सा किरदार था।
उसके पीछे बस एक साधारण सी टेली कंपनी थी और उसके पीछे पूरी राजस्थान तकनीकी यूनिवर्सिटी थी। जिक्र करने लायक बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ये राहुल कपूर पानी में हलचल मचाने आ गया तो थोड़ी परेशानी होगी। राघव मल्होत्रा का दिल थोड़ा हिला और अचानक उसे एक चतुर योजना सूझी। उसने मेज पर रखा ब्रोशर उठाया और आज रात की पुस्तकें देखने लगा। मूलतः उसका एक लक्ष्य था, इसलिए उसने ब्रोशर पर एक नज़र डाली और फिर ध्यान से देखा। इस समुद्री देश की बड़े पैमाने पर नीलामी वास्तव में अच्छी तरह से योग्य है और नीलामी में कई दुर्लभ खजाने हैं। राघव मल्होत्रा को प्राचीन वस्तुओं में ज्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ आभूषण वगैरह चुने ताकि देख सकें कि क्या उनमें इशिता मल्होत्रा के लिए उपयुक्त कोई वस्तु है। वह खुद भी बहुत सारा पैसा लाया था, साथ ही कल रात के 80 मिलियन आज के सुरक्षा खर्च द्वारा दिए गए 10 मिलियन को घटाने के बाद अभी भी 70 मिलियन बचे हैं। चूंकि यह पैसा कल रात जुए के खेल में जीता गया था, इसलिए इसे यहाँ खर्च करना ठीक है। जब इशिता मल्होत्रा वापस आई तो उन्होंने देखा कि राघव मल्होत्रा मैनुअल को ध्यान से पढ़ रहे हैं। राघव मल्होत्रा ने उसे हाथ हिलाकर कहा, पत्नी, जल्दी से यहाँ आओ और देखो कि यहाँ कोई आभूषण तुम्हें पसंद है या नहीं। मेरे पति उसे तुम्हारे लिए वापस ले जाएंगे। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।